हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो आप एकदम? परफेक्ट हो? फिर और क्या चाहिए? आ जाओ सभी, आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। दिवाली कैसे रही तुम लोगों की? बढ़िया, एकदम आनंद में। ठीक है, तो अब थोड़े 3-4 महीने पढ़ लो ढंग से। शेड्यूल आप सबको लोगों को मिल गया है। और मेरी जो ये सुबह की क्लास है, ये सुबह की क्लास जो है वो ऐसे ही रहेगी, जिसमें आप जो है वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह पहले बड़का क्या करता है कि सुबह एकदम अपनी एनर्जी को संचित रखना चाहिए। ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, ताकि शाम तक आप पढ़ सकें, शाम तक आप काम कर सकें। तो एनर्जी आपको सेव करने के लिए सुबह बात नहीं करनी। तो सुबह की क्लास में ये रूल किस किस को पसंद आया कि सुबह की क्लास में सर जो है बात नहीं करेंगे? इच्छा तो नहीं हो रही तुम लोगों ने चैटिंग करने की? अब घनी कर ली। तो अब सुबह वाली क्लास में, शाम वाली क्लास जो मैं राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी में तुम्हारा जितना मन हो उतना 9:30 बजे वाली क्लास के अंदर बात कर लेना पहले। ठीक है? लेकिन सुबह सुबह जो है वो ज़्यादा बातचीत जो है वो आप लोगों को नहीं करनी है। तो सुबह वाली क्लास में संयम रखें। डाउट ऐसा कोई रहेगा नहीं जो समझ में नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा जो है मन बनाए रखें। अभी मेरी जो है वो 2 क्लासें चल रही हैं। एक आपका राजस्थान पॉलिटी, और शाम को राजस्थान ज्योग्राफी, शाम को राजस्थान ज्योग्राफी। तो करें स्टार्ट। सबकी दिवाली बढ़िया रही? ऐसे बता दो तुम, ऐसे मन में मैं सुन जाऊंगा, अंतरात्मा की आवाज़ में मैं समझ लेता हूँ। हाँ, जितना हो सके तो ऐसे बता दो तुम। बढ़िया लग रहा है तुम लोगों को? बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, और आपको आनंद भी आएगा। तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। टॉपिक आप लोगों का आज का टॉपिक जो है वो क्या है दोस्तों? आज हम पहली विधानसभा से लेकर और आपकी कंप्लीट अब तक की वर्तमान विधानसभा तक पढ़ेंगे। और उसके अंदर पढ़ते टाइम हम लोग जो है वो यहाँ तक पढ़ेंगे कि अब तक आपके जो चौकीदार सीएम रहे हैं व्यक्तिगत, उनको भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। उनको भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो दोस्तों पढ़ेंगे, और ये आपकी 16वीं विधानसभा तक पढ़ेंगे। तो ट्राई करते हैं कि कितनी विधानसभा हो सकती है। लेकिन यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं जब आप पहली विधानसभा से पढ़ते हैं, आपकी फर्स्ट विधानसभा से लेकर, और आज हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? 16वीं विधानसभा तक पढ़ेंगे। 16वीं विधानसभा तक पढ़ेंगे। और हम आपके मनोनीत सीएम से लेकर, एकदम नया फ्रेश टॉपिक है, मनोनीत सीएम से लेकर और आज हमारे 14वें सीएम तक की बात हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो विधानसभा से संबंधित प्रश्न आता है कि कौन सी विधानसभा में क्या हुआ था। एक सीएम से संबंधित प्रश्न आता है कि क्या था। एक सीएम से संबंधित प्रश्न आता है। पॉलिटी में इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। पॉलिटी के अंदर, राजस्थान पॉलिटी में इससे ज्यादा जो है वो अच्छी चीज कोई नहीं है। इससे ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं है। तैयार हो? कौन कौन तैयार हो भाई? सारे तैयार हो? एकदम श्योर? चलो ठीक है, तो ये भी मेरे को पता है तुम तैयार हो। तो करें स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो है वो दोस्तों जो है वो आपके प्रथम विधानसभा से सारा मामला पढ़ते हैं। आज हम लोगों को पूरा टॉपिक ये जो है वो एक साथ ही कवर करना है, क्योंकि मैं ये याद तो करवा दूंगा आपको, लेकिन जो है वो आप लोग जितना अच्छा एक साथ कवर कर लेंगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि फैक्ट वाला मामला है इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा है नहीं। सारा मामला क्या है दोस्तों? आपके फैक्ट का मामला है। तो स्टार्ट करते हैं। चुनाव से पहले राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री के बारे में, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।
आपने प्रजामंडल आंदोलन में सुना होगा, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हुए हैं हीरालाल शास्त्री। आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था और ये पढ़ाया था कि जयपुर के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ विधानसभा बनी थी, तो जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ। यह राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। यह राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। यह राज्य के क्या थे दोस्तों? आपके प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और याद रख लेना, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे ये राज्य के। और याद रख लेना, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय संभागीय आयोग, जो दोस्तों आपके यहाँ संभागीय व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की। याद आ रहा होगा आप लोगों को, पहले हमारे यहाँ 5 संभाग हुआ करते थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो ये इनके टाइम की स्टार्ट है। ये तो चलो कुछ विशेष बात है, लेकिन याद जनरली आपको रखना है, हीरालाल शास्त्री आपके प्रथम मनोनीत सीएम बने। जब तक आपकी विधानसभा का जो है वो गठन नहीं हो गया, जब तक आपकी विधानसभा का चुनाव नहीं हो गया, तब तक राजस्थान को 3 मनोनीत मुख्यमंत्री मिले। उनमें से पहले हीरालाल शास्त्री थे। तो लिखो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में नहीं लिखो तो कम से कम ऐसे ही लिख दो भाई। हाँ, ये अप्रैल से जनवरी तक रहे, तो लगभग आपके जो है वो दोस्तों जो है वो 7-8 महीने ही आपके जो है वो मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल शास्त्री जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो जरूर याद रखें कि इनके समय 1949 के अंदर, इनके समय 1949 के अंदर संभागीय, याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे संभागीय आयोग, संभागीय जो है वो दोस्तों जो है वो व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था जो है वो प्रारंभ होती है। और स्टार्टिंग में कितने संभाग होते हैं? 5 संभाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आपके 5 संभाग होते हैं। क्या होते हैं? 5 संभाग होते हैं। 5 संभाग होते हैं। अब पूरा संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना तो अलग से वीडियो पड़ा, वो पढ़ लेना। आगे पूरे रिदम से आएगा तब हम लोग देख लेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में बंद कर दी थी, 87 के अंदर हरिदेव जोशी ने वापस स्टार्ट की थी। अगर आप लोग, हाँ, 1962 के अंदर जो है मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने जो है वो दोस्तों जो है वो इसे बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था इस व्यवस्था को। और 25 साल बाद में 1987 में हरिदेव जोशी ने इसे स्टार्ट किया, हरिदेव जोशी ने इसे रीस्टार्ट किया। और रीस्टार्ट करके जो है वो दोस्तों जो है वो छठा किसे बनाया था दोस्तों? आपके यहाँ पे छठा आपका जो है वो संभाग बना था अजमेर। तो ये हमने संभागीय व्यवस्था में पढ़ रखा है। लेकिन पहले हीरालाल शास्त्री याद रखो भाई। चाय भी पी लूं थोड़े थोड़े। किनको लग रहा है कि कितने दिन क्लास चलेगी सुबह? अनुमान बताएं। कैसा है? गर्मियों में नहीं उठते हो तो सर्दियों में तो क्या ही उठोगे? किसको लग रहा है कि कितने दिन क्लास चलेगी सुबह? अब जब उठ ही रहे हैं ना, इसलिए 7 बजे उठ रहे हैं कि फिर 2 घंटे पढ़ाएं कम से कम। एटलीस्ट जो है वो कितनी देर पढ़ाएं? 2 घंटे पढ़े। तो तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, तुम मन ही मन सोच रहे हो कि सर आज तो पहले दिन हो जना थे जो उठ गया होला, मन तो लगे गुन त्याग रविवार तनी उठ हो गया। तो देखा भाई, जितना दिन भी उठा लेकिन लो पढ़ना तो शुरू। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपके यहाँ CS वेंकटाचार्य के बारे में क्वेश्चन जो है वो बनता है। क्या बनता है? आपके 3 मनोनीत सीएम थे। कितने मनोनीत सीएम थे दोस्तों? आपके 3 मनोनीत सीएम थे। और 3 मनोनीत जो सीएम थे, अगर आप लोग बात करें तो उसके अंदर ये आपके प्रथम गैर राजस्थानी जो है वो सीएम के रूप में नियुक्त हुए। गैर राजस्थानी सीएम के रूप में नियुक्त हुए, क्योंकि यह जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज के जो है वो मेंबर थे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी। और आप लोग ये देखना कि इनके बारे में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये प्रथम गैर राजस्थानी सीएम वाला पोर्शन तो सबको पता है, प्रथम गैर राजस्थानी सीएम वाला पर्सन तो सबको पता है। लेकिन CS वेंकटाचार्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है CS वेंकटाचार्य के बारे में कि केंद्र ने कौन से अपने अधिकारी को यहाँ सीएम के रूप में भेजा? केंद्र ने कौन से अधिकारी को सीएम के रूप में भेजा? तो वो CS वेंकटाचार्य थे।
फिर दूसरा प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे क्या बनता है कि जो है वो आपके यहाँ प्रथम गैर राजस्थानी, तो गैर राजस्थानी कई बार पूछ लिया, अगले पूछ लें कि कौन से राज्य के थे, तो बताना कर्नाटक के थे। क्या थे? कर्नाटक के थे। फिर आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है CS वेंकटाचारी हमारे सेकंड मनोनीत सीएम बनने से पहले राजस्थान में कौन से रियासत के प्रधानमंत्री रहे हुए थे, तो जोधपुर और दोस्तों आपके बीकानेर रियासत के जो है वो दोस्तों ये क्या रहा हुआ थे, हाँ प्रधानमंत्री रहा करते थे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये संविधान सभा में कौन सी रियासत से थे, संविधान सभा के ये जो मेंबर थे तो ये संविधान सभा में कौन सी रियासत से गए थे, को हाँ सर पूछ सके ना, पॉलिटी में पढ़ा है ना। संविधान सभा में ये उदयपुर रियासत की तरफ से थे, संविधान सभा में ये उदयपुर रियासत की तरफ से थे। ये इतने फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। 3 ही आपके मनोनीत सीएम। फिर तो हम चुनाव की चर्चा करेंगे। राजस्थान में चुनाव आज भी जो उपचुनाव हो रहे हैं ना, तो हम चुनाव की चर्चा करेंगे। तो उपचुनाव हो रहे हैं तो अभी आपके फर्स्ट विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे, लेकिन कम से कम 3 जो आपके मनोनीत जो आपके जो है वो सीएम है उनके बारे में याद करो। सुबह सुबह पढ़ने का मजा ही अलग होता है। सुबह अगर 2 घंटे पढ़ लिए निहाल हो तुम लोग। CS वेंकटाचारी जो है वो फर्स्ट, हाँ गैर राजस्थानी सीएम जो कर्नाटक के जो है वो रहने वाले, जोधपुर और बीकानेर रियासत में प्रधानमंत्री पद पर भी रहे, संविधान सभा में उदयपुर रियासत से जो है वो दोस्तों गए। याद रह जाएगा। इनका कार्यकाल आप जब देखेंगे तो जनवरी से अप्रैल ही था, मतलब आप जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 4 माह के आसपास अगर आप लोग देखें तो कितना दोस्तों आपका 4 माह तक ही इनका कार्यकाल था। कोई बात नहीं। अब आते हैं हम जो है वो किनके पास, जयेंद्र नारायण व्यास। जयेंद्र नारायण व्यास को कौन नहीं जानता भाई। जयेंद्र नारायण व्यास के बारे में तो इतने किस्से हैं, आज आप लोग थोड़ा देखना, आनंद आए तुम लोगों को। जयेंद्र नारायण व्यास वो व्यक्ति थे जो आपके प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। जयेंद्र नारायण व्यास जो है वो राजस्थान के जो है वो दोस्तों तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। और लगभग दोस्तों ये मामला आपका संभालते हैं, उसे देखें 26 अप्रैल 1951 से लेकर दोस्तों जो है वो 3 मार्च 1952 तक का मामला संभालते हैं। 26 अप्रैल से 3 मार्च 1952 तक का जो है वो मामला संभालते हैं। क्यों? 3, हाँ। जयेंद्र नारायण व्यास के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हम अभी विधानसभा में करेंगे। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो मनोनीत भी रहे, आगे निर्वाचित भी हुए। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो मनोनीत भी रहे, आगे निर्वाचित भी रहे। ठीक है, लेकिन इनके बारे में अभी आपको बस इतना सा याद रखना है कि हमारे जो 3 मनोनीत हैं उनका सीक्वेंस क्या है और उसके साथ साथ उनकी कार्यावधि क्या रही हुई है, उनकी कार्यावधि क्या रही है। अब सीक्वेंस में अगला प्रश्न पूछ ले आपसे, यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सीक्वेंस तो आप बता सकते हो हीरालाल शास्त्री, और उसके बाद में CS वेंकटाचारी, और दोस्तों जो है वो जयेंद्र नारायण व्यास। क्रम इनका जो है वो ये है, क्रम इनका क्या है, ये है। फिर एक प्रश्न क्या आ सकता है, समयावधि। समयावधि जो है वो दोस्तों जो है वो किसकी सबसे ज्यादा है, तो हीरालाल शास्त्री लगभग 2.25 साल रहे थे। फिर जयेंद्र नारायण व्यास आपके लगभग 1 साल, और CS वेंकटाचारी तो केवल जो है वो 4 माह ही रहे थे, लगभग 4 माह रहा थे। ये 2 चीज तो याद रह जाएंगी, ये 2 चीज तो याद रह जाएंगी। उसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से आपके मनोनीत, निम्न में से आपके कौन से मनोनीत सीएम नहीं है। फिर आपको ऑप्शन दे सकता है अगला, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयेंद्र नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, तो टीकाराम पालीवाल क्या थे, निर्वाचित थे, मनोनीत नहीं थे। यह प्रश्न बनता है। अब और क्या प्रश्न बन सकता है कि सर डेट कौन सी याद करनी चाहिए, अगर हमें जो है वो डेट याद ही करनी हो तो क्या तीनों की याद करनी चाहिए, क्या तीनों की डेट याद नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक डेट याद करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल 1949 को याद करो। कौन सी डेट याद करो, 7 अप्रैल 1949 को जो है वो दोस्तों आप जो है ना याद करो। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री ने अपना पदभार कब संभाला था। 7 अप्रैल 1949, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। 7 अप्रैल 1949, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। नहीं लिख पा रहे, कॉपी में लिख लो तो फिर और क्या, मन तो लग रहा है तुम लोगों का।
ऐसे इच्छा तो नहीं हो रही कि हाँ सर अभी कमेंट सेक्शन खोलो फिर बाद में हम जो कमेंट ही कमेंट करें, इच्छा तो नहीं हो रही। शाम वाली क्लास में हमारी जितनी इच्छा है पूरी, शाम वाली जो क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी जो आज से स्टार्ट करवा रहा हूँ, पहले 8 टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद में फिजिकल डिवीजन और सुरेश सर आपको कवर करवाएंगे। मैं ज्योग्राफी में 8 टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा, तो इच्छा तो नहीं हो रही तुम लोगों की? घनी हो रही है लेकिन का इलाज। तो अब क्या क्या याद रखोगे? 7 अप्रैल 1949 आपको याद ही रखना है। तो हीरालाल शास्त्री, उनके बाद में CS वेंकटाचारी, उनके बाद में दोस्तों आप लोगों के जयनारायण व्यास। सीक्वेंस ये है, अगर आप अवधि के आधार पे देखें तो सबसे ज्यादा टाइम हीरालाल शास्त्री रहे। आप खुद देख लो, 7 अप्रैल 1949 से आपके हाँ लगभग जो है वो कितने तक रहते हैं, ये 5 जनवरी 1951 तक रहते हैं। तो 2.25 साल हो गए लगभग। ये आपके 4 माह ही रहते हैं और ये आपके लगभग 1 साल रहते हैं, तो ये आपका घटता क्रम। तो अब हम लोग प्रथम विधानसभा की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? प्रथम विधानसभा के बारे में मूव कर रहे हैं, और उसको जो है वो ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन आपके मनोनीत CM का प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। इनके बारे में जितनी डिटेल है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली है। अब थोड़ा सुबह सुबह इंटरेस्ट से बैठ जाओ, पॉलिटी में इतना आनंद जनरली नहीं आता है। हाँ, ये टॉपिक आपके लिए इतना अच्छा तैयार किया है कि आप लोगों को झिलाऊ नहीं लगेगा। तो मनोनीत CM आप लोगों ने याद कर लिए, हीरालाल शास्त्री के बारे में बात कर ली, CS वेंकटाचारी के बारे में बात कर ली, जयनारायण व्यास के बारे में आप लोगों ने जो है वो बात कर ली। इनके बारे में 2 बात अच्छी कि कर्नाटक से और फर्स्ट गैर राजस्थानी, और ये जो है वो दोस्तों आप लोगों के जो है वो संविधान सभा में गए थे उदयपुर से। संविधान सभा में गए थे उदयपुर से। कहाँ से गए थे? उदयपुर से। और दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे मनोनीत CM में सबसे कम कार्यकाल, मनोनीत CM में सबसे कम कार्यकाल, ये याद रखें। ये दोस्तों आपके प्रथम, और ये भी याद रखें कि सर्वाधिक कार्यकाल, ये भी याद रखें दोस्तों आपके यहाँ सर्वाधिक कार्यकाल। और सर्वाधिक कार्यकाल, हाँ, 7 अप्रैल 1949। इतनी बात कर लिए। जयनारायण व्यास के बारे में अभी चर्चा करेंगे। अब प्रथम विधानसभा के बारे में चर्चा करें। जितना मजा आएगा तुम्हें, ये तो पहली विधानसभा में आएगा या चौथी में आएगा या फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में आएगा, उसके बाद में इतनी ज्यादा कोई कहानियां नहीं है। तो आज इसको पूरा करेंगे भाई। आपकी टोटल 16 विधानसभा आज ही कवर करेंगे। 16वीं हो सकता है कि कल पढ़े, लेकिन जो है वो और आज ही अपन लोग जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले विधानसभा चुनाव से हम चर्चा करते हैं। राजस्थान के अंदर पहले विधानसभा चुनाव के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो दोस्तों आपके यहाँ पे 1952 के अंदर, कब है? 1952 के अंदर जो है जनवरी 1952 के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं। जनवरी 1952 में आपके यहाँ चुनाव होते हैं। उस समय हमारे राजस्थान के अंदर कुल सीट कितनी हुआ करती थी? कुल सीट तो दोस्तों याद रखना, आपके कुल सीट हुआ करती थी उस समय जो है लगभग 160 सीट हुआ करती थी। टोटल सीट कितनी हुआ करती थी? 160 सीट हुआ करती थी। पता है मजे की बात क्या है? ये आपकी प्रथम विधानसभा जो थी उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से 7 प्रत्याशी तो निर्विरोध चुने गए, आज तक नहीं चुने गए। 7 प्रत्याशी तो दोस्तों जो है वो आपके क्या चुने गए? निर्विरोध चुने गए। 7 प्रत्याशी तो जो है वो निर्विरोध चुने गए। ये अपने आप में पहली बात थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें, पूछ ले अगर आपसे कि सर्वाधिक कौन सी विधानसभा में निर्विरोध चुने गए। उस समय तक अजमेर अपने यहाँ इंक्लूड नहीं था। अजमेर के अपने 30 लोगों की अलग से उनकी विधानसभा थी जिसे धारसभा बोला करते थे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अंदर 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाते हैं। 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाते हैं। फिर एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ राजस्थान जो है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अंदर सर्वाधिक 17 उपचुनाव होते हैं। आज तक कभी नहीं हुए। सर्वाधिक 17 उपचुनाव होते हैं। सर्वाधिक 17 उपचुनाव भाई। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दे तो पता नहीं। अब तक तो अपने यहाँ 7 ही हो रहे बाई इलेक्शन।
हाँ, पद त्याग कर देना, देहांत हो जाना, कई कारण हो सकते हैं। उपचुनाव मतलब पद खाली होने के बाद में वापस बाई इलेक्शन करवाना। 17 सबसे ज्यादा उपचुनाव होते हैं। 17 सबसे ज्यादा आपके जो है वो क्या होते हैं, उपचुनाव होते हैं। 17 सबसे ज्यादा उपचुनाव होते हैं। अब आप लोग यहां जब इस इलेक्शन के बारे में देखेंगे तो आप लोग यहां देखेंगे कि इस इलेक्शन के अंदर जेनेरल व्यास जो है ना 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही सीट से हार जाते हैं। हार जाते हैं। पूरे सीएम कैंडिडेट यही थे। जेनेरल व्यास जो है वो क्या थे दोस्तों, आपके जेनेरल व्यास ही जो है वो आपके सीएम कैंडिडेट थे। हाँ, बोलो कांग्रेस सब जो है वो मान रहे थे कि जेनेरल व्यास ही बनेंगे, क्योंकि लास्ट मनोनीत यही थे। जेनेरल व्यास की पूरी इच्छा थी। लेकिन तुम्हें पता ही है, हाँ, अपने यहाँ पे कोई चढ़ते आदमी को देख के जनता पीछे पड़ जाती है। तो ये 2 जगह से चुनाव लड़े थे, जोधपुर और जालोर से। कहाँ से? एक आपके जोधपुर से और एक आपके जालोर से। एक आपके जोधपुर से और एक आपके जालोर से। 2 जगह से ये चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से ये चुनाव हार गए। दोनों जगह से ही ये चुनाव हार गए। दोनों जगह से ही ये चुनाव हार गए। बताओ कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रजामंडल में नेतृत्व किया, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में भूमिका निभाई, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई। जो आदमी जो है वो अपने आप में मनोनीत सीएम भी रहे, सबसे कद्दावर नेता थे, उन्हें पहली विधानसभा में ही जनता ने जो है वो नहीं चुना। यहाँ से डेमोक्रेसी का जो असली स्वाद था ना वो पता चल गया कि जीतेगा वही जिसे जनता चाहेगी। ठीक है, चाहे आप अपने कद में कितने भी बड़े हो, अगर जनता ने नहीं चुना तो नहीं चुना। नहीं हो सकता था कि आज मोहनलाल सुखाड़िया जी को जैसे आप पढ़ते हैं कि राजस्थान का मैक्सिमम टेन्योर उनका रहा, वैसे ही आप जो है वो आज इनको भी पढ़ते हैं। क्योंकि अगर पहला चुनाव ही अगर ये जीत जाते तो सबसे लंबे कार्यकाल में कोई बड़ी समस्या नहीं। पहली विधानसभा पूरी रोचक तथ्य और कहानियों से जुड़ी हुई है, तो सारी चर्चा हम लोग करेंगे। और वहीं इनके ही जो है वो बहुत अजीज दोस्त टीकाराम पालीवाल, इनके ही बहुत अजीब दोस्त टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल भी जो है वो दोस्तों आपके 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं। कितनी? 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और 2 सीट से चुनाव लड़ने के बाद दोनों सीट से जीत जाते हैं। महुआ और मलराना सीट थी, दोनों सीट से जीत जाते हैं। अब बताओ किसको बनाए अपन सीएम? तुम्हें बताओ किसको बनाए सीएम? याद है तुम लोगों को कि जेनेरल व्यास 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों से हार जाते हैं। टीकाराम पालीवाल 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों से जीत जाते हैं। फिर एक सीट खाली पड़नी पड़ती है, फिर महुआ से ही रहते हैं वो एमएलए, लेकिन दोनों से। अब बताओ टीकाराम पालीवाल जी, आपको लगता होगा, तो जो लोग जनरली पॉलिटिक्स को ढंग से नहीं समझते या नहीं पढ़ा, वो ये कहते हैं जेनेरल व्यास साहब जो है ना हार गया, जना टीकाराम पालीवाल जी जो बना दिया। ना ना, टीकाराम पालीवाल जी जीत गया, जना टीकाराम पालीवाल जी बन गया। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो है वो जेनेरल व्यास साहब जो है वो हार गए थे पहले इलेक्शन के अंदर, तब टीकाराम पालीवाल जी की लॉटरी निकल गई थी। ना ना ना, उनका खुद की मेहनत है। टीकाराम पालीवाल जी 2 सीट से जीते और 2 सीट से चुनाव लड़ा और वहां से जीते, तो बनने के हकदार थे भाई साहब। तो यह आप लोगों को याद रखना है, टीकाराम पालीवाल जी। अब दोस्तों जब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर टीकाराम पालीवाल हमारे जो है वो प्रथम निर्वाचित सीएम बनते हैं। अब इस पूरी, जब आप प्रथम विधानसभा के बारे में बात करते हैं, प्रथम विधानसभा के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रथम विधानसभा के अंदर आपके जो 1 नंबर पे टीकाराम पालीवाल, कौन दोस्तों? टीकाराम पालीवाल जो है वो आपके जो वो क्या बनते हैं? फर्स्ट निर्वाचित सीएम बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? आपके फर्स्ट निर्वाचित जो है वो दोस्तों सीएम बनते हैं। जायज बात है, 2 सीट से चुनाव जीते थे। लास्ट में कौन सी सीट इन्होंने रखी थी? महुआ विधानसभा। महुआ विधानसभा जो है वो दोस्तों इन्होंने अपने पास रखी थी। जायज बात है। अब देखो, बात सौबात की एक है, बात सौबात की एक है कि ये आपके निर्वाचित सीएम बन गए थे। लोग चाहे कुछ ही कहे, भले ही जेनेरल व्यास साहब जो है वो बहुत इच्छा थी, लेकिन जो है वो सपने टूट गए। उस समय त्याग भी बहुत हुआ करता था, और त्याग अगर आप लोग देखें तो चांदमल मेहता का देखें, त्याग अगर देखें तो चांदमल मेहता का देखें, तो चांदमल मेहता साहब अपनी सीट से त्याग पत्र दे देते हैं। चांदमल मेहता साहब क्या देते हैं? चांदमल मेहता साहब जो है वो कहाँ से एमएलए थे? चांदमल मेहता जो है वो किशनगढ़ सीट से एमएलए थे।
और किशनगढ़ सीट से जो है वो एमएलए थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दे दिया? क्योंकि अपने दोस्त, अपने अजीज जेनैन व्यास को इनको जो सीएम बनाना था, और सीएम बनने के लिए एमएलए बनना जरूरी है। सीएम बनाने के लिए एमएलए बनना जरूरी है। तो किशनगढ़ के अंदर जो है वो दोस्तों क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। और किशनगढ़ के अंदर जो है वो क्या होते हैं? उपचुनाव होते हैं। और उपचुनाव के अंदर जो है जेनैन व्यास जीतते हैं। जेनैन व्यास जो है वो जीतते हैं। तो अब दोस्तों जीतने के बाद में आपके यहाँ पर जो है, जीतने के बाद में याद रखेंगे, अब आपके सीएम कौन बनेंगे? अब आपके सीएम बनेंगे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास साहब जो है वो आपके जो है वो क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। और जयनारायण व्यास साहब जो है वो आपके सीएम बनते हैं। तो ये आपके प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो आपके जो है वो मनोनीत सीएम भी रह लिए थे, और दोस्तों जो है वो निर्वाचित सीएम भी रह लिए थे। मनोनीत सीएम भी रह लिए थे और निर्वाचित सीएम भी रह लिए थे। लेकिन इनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। जयनारायण व्यास के जीवन के अंदर रेस्ट नहीं था। जयनारायण व्यास के जीवन के अंदर जो है ना, इतना रेस्ट नहीं था कि वो अब जो है वो निश्चिंत होके जो है वो क्या हो जाए, अब वो निश्चिंत होके ऐसे बैठ जाएंगे, अब तो अपने को जो है वो मुख्यमंत्री का काम ही करना है ना। अब आप पूछोगे सर टीकाराम पालीवाल साहब का क्या हुआ? अब आप पूछोगे टीकाराम पालीवाल साहब का क्या हुआ? तो टीकाराम पालीवाल साहब जो पहले सीएम थे, अब जयनारायण व्यास सब जब मनोनीत, अब जब आपके किशनगढ़ सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो हाईकमान ने क्या किया? हाईकमान ने जो है वो दोस्तों जयनारायण व्यास साहब को सीएम बना दिया और टीकाराम पालीवाल को डिप्टी सीएम बना दिया। टीकाराम पालीवाल को जो डिप्टी सीएम बना दिया। क्या बना दिया? आपके टीकाराम पालीवाल जो है वो क्या बन जाते हैं? उप मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल जो है वो राजस्थान के पहले क्या बनते हैं? उप मुख्यमंत्री। क्या बनते हैं दोस्तों? उप मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बनते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर भी होते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं, राजस्व मंत्रालय भी इनके पास। अब तुम बताओ, हाँ तुम खुद बताओ, अगर तुम सीएम हो और तुम्हें जो है वो कुछ समय के बाद में डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो कैसा लगे? बहुत ही मतलब आप अपने आप को नीलकंठ की संज्ञा दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? लगता है तुम्हें कि बात तो गलत हुई भाई, बात तो गलत। पर हाईकमान की इच्छा थी कि जयनारायण व्यास बने, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को ये लगता था कि सबसे कद्दावर नेता जयनारायण व्यास है। लेकिन टीकाराम पालीवाल जी को भी लगता था कि वो जो है वो 2 सीट से जीत कर आए, और 2 सीट से जीत कर आके फर्स्ट निर्वाचित सीएम है, तो उनको लगता था कि मैं भी जो है वो, लगता क्या था, थे टीकाराम पालीवाल भी कद्दावर नेता थे। और जब आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उसके बाद में आपका चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, फील बुरा होता है। फील बुरे होने के साथ साथ जो है ना, मतलब जब कोई दूसरा सीएम बनता है ना तो व्यवहार में भी बदलाव आता है। तो इनको तो बुरा फील हो रहा था और इनके व्यवहार में बदलाव आ रहा था। हाँ, कहा उस समय ये कहा जाता है कि टीकाराम पालीवाल जो है वो इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि वो जो है वो अब इनसे बात करना भी बंद कर चुके थे। हाँ, उनकी राइवलरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। टीकाराम पालीवाल के जीवन का अब एक ही उद्देश्य था, आप माने या ना माने, वो हाईकमान के पास बार बार जाते थे। उनका उद्देश्य अब था कि मैं रहूं या नहीं रहूं, पर जयनारायण व्यास जो है वो सीएम नहीं रहना चाहिए। मैं रहूं या नहीं रहूं, पर जयनारायण व्यास जो है वो सीएम नहीं रहने चाहिए। तो टीकाराम पालीवाल ने 8 महीने के कार्यकाल के बाद में उप मुख्यमंत्री के पद से जो है वो क्या दे दिया? उप मुख्यमंत्री के पद से जो है वो क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग तो करना पड़ता ना, बड़ा उद्देश्य ले लिया था इन्होंने। टीकाराम पालीवाल ने क्या ले लिया था? बड़ा उद्देश्य ले लिया था। अब जब इतना बड़ा उद्देश्य आपने रख लिया कि मैं रहूं या नहीं रहूं, पर जयनारायण व्यास साहब जो है ना सीएम नहीं रहने चाहिए, तो इस कंडीशन ऑफ द पॉलिटिकल राइवलरी अलग होती है। वैसे आपस में कितने अच्छे दोस्त हों, ठीक है, और बहुत सारी बातें उनको छोड़ो बोले, लेकिन इनका उद्देश्य ये था। तो टीकाराम पालीवाल वो व्यक्ति जो आपके यहाँ पे फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे, वो आपके यहाँ पे फर्स्ट डिप्टी सीएम थे, राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी थे, जिन्हें भूमि सुधारों का जनक भी कहा जाता है, लैंड रिफॉर्म्स का जनक भी कहा जाता है राजस्थान में। उन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो प्रथम बार, अगर कोई प्रश्न पूछ ले आपसे कि एकमात्र व्यक्ति जिसने पहली बार जो मुख्यमंत्री के पद से भी त्याग पत्र दिया और उप मुख्यमंत्री के पद से भी त्याग पत्र दिया, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ने इतना बड़ा त्याग किया, तो कुछ न कुछ तो होने वाला था इस विधानसभा में, तो कुछ न कुछ इस विधानसभा में होने वाला था और होके रहा।
कुछ न कुछ इस विधानसभा में होने वाला था और होके रहा। और वो क्या है दोस्तों, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो है आपके यहाँ 1954 का भारत की टोटल पूरी इंडिया की अगर हिस्ट्री देखें ना तो पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। तो अब जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो 1954 नवंबर 19 मैं कह रहा हूं ना 1954 नवंबर 1954 ऐसे कोई मतलब सामान्य दिन नहीं थे। बड़े मेहनती थे जयनारायण व्यास साहब, लेकिन वही किसी के जीवन में चैन लिखा ही ना हो, संघर्ष ही संघर्ष हो तो करना ही पड़ता है जी। नवंबर 1954 में पूरे भारत में मुख्यमंत्री पद के लिए मुकाबला होता है। पूरे भारत में मुख्यमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए दोस्तों जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए मुकाबला होता है। मुख्यमंत्री पद के लिए मुकाबला होता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सीएम के पद के लिए भी जो है ना मुकाबला हो सकता है क्या। अब आप बोलते हो कि सर सीएम को तो डायरेक्ट कोई चुनता ही नहीं है, दल को चुनता है। जायज बात है। प्रथम विधानसभा के अंदर अगर आप लोग देखें 160 सीट थी, उसमें से आपके यहाँ पे 82 सीट कांग्रेस की थी। किसकी थी? 82 सीट कांग्रेस की थी। 82 सीट जो है वो दोस्तों 160 में से कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस के पास बहुमत था। राम राज्य परिषद के पास जो है वो कितनी थी? राम राज्य परिषद जो आपकी यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके पास 24 सीट थी। उसके पास कितनी थी? 24 सीट थी। उसके पास कितनी? 24 सीट थी। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है, अब कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन नवंबर 1954 के अंदर एकदम कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े हो गए। एक धड़ा कहे कि जयनारायण व्यास को रखो और एक धड़ा कहे कि जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया को बढ़ाओ। और मोहनलाल सुखाड़िया वाले धड़े के अंदर सबसे मेन नेतृत्व करने वाले थे टीकाराम पालीवाल। क्योंकि भाई ऐसे थोड़ी होता है, सीएम रखना है तो चलो ठीक है आप जीत कर आए हो, बढ़िया बात है, लेकिन सारे विधायकों की भी तो सहमति होनी चाहिए ना, एक बार और वोटिंग करवा लो। अब जयनारायण व्यास साहब की जो है ना शुरू से एक मतलब जो वो किस्मत के साथ समस्या थी। जयनारायण व्यास साहब को वोटिंग से भाई साहब जो है वो दूरी बनाते थे। व्यास साहब को लगता था यार वोटिंग वोटिंग वाला काम खराब ही है। किस्मत ही कुछ ऐसी थी, और जो है वो कद्दावर नेता थे सबको पता है, लेकिन किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो जयनारायण व्यास साहब और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में, जयनारायण व्यास साहब और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में पहला मुकाबला होता है मुख्यमंत्री पद के लिए। अब मैं फिर बता देता हूं, इसके लिए वो सारे वोट नहीं देंगे, कांग्रेस वाले डिसाइड करेंगे कि उनमें से सीएम कौन होगा। मतलब आपके यहाँ पे विधायक दल का नेता कौन होगा पहली बार वोटिंग से चुना गया। मतलब कांग्रेस कितनी उस समय जो है वो विधायक दल का नेता कौन होगा, नेता कौन होगा, ये कांग्रेस दल में से विधायक चुने। मतलब कितनी डेमोक्रेटिक दोस्तों जो है वो उस समय हमारी जो है वो, हाँ मतलब उस समय हमारी राजनीतिक व्यवस्था कितनी डेमोक्रेटिक थी। आज आप सोच सकते हो, आज जनरली हाईकमान ही डिसाइड करता है कि कौन सीएम बनता है चुनाव लड़ने के बाद, है ना। आज अगर अपने विधायकों को इतनी फ्रीडम होना कि आप अपने में से बताओ कि किसको सीएम बनाना है, मतलब जो सबसे बड़ा दल है वो बड़ा दल ही डिसाइड कर ले, ये 82 लोग ही डिसाइड कर ले कौन बनना चाहिए। ये 82 लोग ही जो है वो दोस्तों डिसाइड कर ले कि कौन बनना चाहिए। लेकिन उस समय जो है डिसाइड किया था इन लोगों ने। भारत में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि एक दल के अंदर विधायक दल का नेता चुनने के लिए इलेक्शन हुआ, मतलब पूछा गया इन 82 लोगों को, और यहां पर ये चुनाव जीत जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। और मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 8 मतों से जीतते हैं और राजस्थान के तीसरे दोस्तों आपके जो है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। बताओ, इंटरेस्टिंग बात है। आया आनंद तुम लोगों को? है पहली बार किसी दल में मुख्यमंत्री पद के लिए आपस में चुनाव हुआ, आया मजा? ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी तुम लोगों को। तो प्रथम विधानसभा के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट आपकी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, विधानसभा जो है, उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। चुनाव हुआ 160 सीट पे हुआ। बाई इलेक्शन दोस्तों सबसे ज्यादा होते हैं, 17 बाई इलेक्शन होते हैं, और दोस्तों 7 निर्विरोध भी चुने जाते हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उभरती है। राम राज्य परिषद जो है वो दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी। टीकाराम पालीवाल 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों से जीत जाते हैं। जयनारायण व्यास 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, दोनों से हार जाते हैं। टीकाराम पालीवाल आपके फर्स्ट इलेक्टेड जो है वो दोस्तों सीएम बनते हैं। उसके बाद में दोस्तों जयनारायण व्यास के लिए चांदमल मेहता साहब जो है अपनी सीट
खाली करते हैं, वहां से बाई इलेक्शन में जेएनएन व्यास साहब जीतते हैं और उसके बाद सीएम बनते हैं। लेकिन इतना कहाँ चैन था। फिर 1954 के अंदर जेएनएन व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में हाँ मुख्यमंत्री पद के लिए पहला मुकाबला होता है और उस मुकाबले के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो जीत जाते हैं। तो अब आगे मोहनलाल सुखाड़िया जी को पढ़ेंगे। लगभग 17 वर्ष, लगभग जो है वो 17 वर्ष। किस किस को ठीक लगा, इंटरेस्ट बैठ रहा है तुम लोगों को, और किस किस को मतलब ऐसा लग रहा है कि आज बहुत बढ़िया काम है सर, ये पढ़ाया करो थे, बढ़िया है ना, बातें करो उससे अच्छा बढ़िया काम है ना। बताओ एक बार, अब तुम बताओ भी कैसे कि तुम्हें आज बढ़िया लगा। शाम वाली क्लास में बताना कि सर आज वाला काम ठीक था, हाँ ना कोई बातचीत ज़्यादा, याद भी हो रहा था, समझ में भी आ रहा था, और उसके साथ साथ कोई डिस्टरबेंस भी नहीं था। ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है क्योंकि अब आप लोगों के लिए जो है वो सुबह की जितनी भी क्लासें होंगी उनमें यही होगा, क्योंकि तुम कमेंट सेक्शन में लगे रहते हो, पढ़ते हो नहीं फिर बाद में, और अभी से सिंसियरिटी लियोगे ना तो मेंस में और बढ़िया काम होगा, मेंस में और बढ़िया काम होगा। तो अब एग्ज़ाम टाइम है, पेपर ही पेपर देने हैं भाई। आरएस का है, उसके बाद में आप लोगों का ईओआरओ का है, पटवार वीडियो भी देना चाहें तो पटवार वीडियो का है। तो इतना डिटेल से तो पढ़ना पड़ेगा, इतना डिटेल से तो जो है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाएगा आनंद, चलूँ आगे। हाँ तुम्हारी बढ़ती हुई संख्या यही बता रहा है कि आज तुम लोगों को आनंद तो आ रहा है। तो चलो तो फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट विधानसभा के बारे में पूरी चर्चा की। अब फर्स्ट विधानसभा को पीपीटी से देख लेते हैं। पूरी बात तो मैंने तुम्हें याद करवाई दी, फर्स्ट विधानसभा के बारे में पूरी बात तो मैंने तुम लोगों को याद करवाई दी। फिर अपन सेकंड और थर्ड विधानसभा, कम से कम आज जो है वो 15 विधानसभा तो करें, तब जाके जो है वो मजा आए। तो चलो, तो राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव 1952 में होते हैं। 160 सीटों पे इलेक्शन होते हैं, 160 सीटों पे इलेक्शन होते हैं, 1952 में इलेक्शन होते हैं। प्रथम आप चुनाव में 7 प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध चुने जाते हैं। 17 क्षेत्रों में जो है वो दोस्तों आपके जो बाई इलेक्शन होते हैं, जो अब तक के मैक्सिमम है, अब तक के मैक्सिमम है, याद रख लेना। उसके बाद हाँ, अब अगर हम लोग बात करें, ये मैं डिसाइड तुम्हें जो ना डेट के अंदर कोई कंफ्यूजन हो ना मैं बता दूंगा। देखो जनवरी में चुनाव हुआ, जनवरी के अंदर दोस्तों आपका क्या हुआ, चुनाव हुआ, ठीक है। हाँ 23 फरवरी को विधानसभा का गठन हुआ, 23 फरवरी को जो है वो विधानसभा का गठन हुआ, और 29 मार्च को जो है वो विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। विधानसभा की जो है वो प्रथम है बैठक जो है वो 29 मार्च को जो आपका सत्र चालू हुआ, जो कि आपके सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर जो है वो चालू हुआ। सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर आपकी विधानसभा का सत्र चालू होता है। तो ये मैं डेट आपको सीक्वेंस से याद करवाऊंगा। इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है वो भी मैं आपको याद कराऊंगा। 3 मार्च को दोस्तों आपके प्रथम 3 मार्च को टीकाराम पालीवाल साहब जो है आपके राजस्थान के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम के रूप में शपथ लेते हैं, क्योंकि जेएनएन व्यास साहब दोनों सीट से चुनाव लड़ा और हार गए, और ये दोनों सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। इसलिए जेएनएन व्यास के मुख्यमंत्री बन सके, इसलिए किशनगढ़ के विधायक चांदमल मेहता साहब ने त्यागपत्र दिया और वहां से जेएनएन व्यास विधानसभा में आए। और दोस्तों जो है वो 1 नवंबर 1952 को जेएनएन व्यास को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, और टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हाँ सर ये तो हमें भी पता है। राजस्थान विधानसभा की पहली विधायक अगर आप याद रखें तो बांसवाड़ा से उपचुनाव के अंदर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी उससे श्रीमती यशोदा देवी थे, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा में फर्स्ट फीमेल एमएलए के बारे में अगर आप लोग बात करें तो बाई इलेक्शन में जीते थे, स्टार्टिंग वाले में नहीं। बांसवाड़ा से आपके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी श्रीमती यशोदा देवी, याद रखें 1953 में बांसवाड़ा उपचुनाव से श्रीमती यशोदा देवी जो है वो दोस्तों जीती थी, और याद रखें आपके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे। पर फर्स्ट इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, कांग्रेस 82 पे, राम राज्य परिषद 24 पे, भारतीय जनसंघ दोस्तों आप लोगों के जो है वो 8, कृषि लोकपाल पार्टी 7, हिंदू महासभा 2, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी 1, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, निर्दलीय 35। में ये नहीं कह रहा सब याद करो, मैक्सिमम नंबर है ये। इतने निर्दलीय कभी नहीं जीते, इतने निर्दलीय कभी नहीं जीते, मैक्सिमम निर्दलीय। कितनी बढ़िया बात है। उस समय जनता ने उनको जिताया, चाहे दल से हो चाहे मत हो, अगर आप लोगों की सेवा करने वाले हो, अगर आप लोगों में पॉपुलर हो, हाँ लोग आपको चाहते हैं तो जिता के भेजा। तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके यहाँ पे कि ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है फर्स्ट विधानसभा के बारे में कि आपके यहाँ निर्विरोध कितने जीते। जी निर्विरोध जो है ना 7 जीते,
उपचुनाव कितने हुए? कजी उपचुनाव जो है ना 17 हुए। और आपके निर्दलीय कितने थे? कजी निर्दलीय फर्स्ट विधानसभा में 35 थे। टोटल सीट कितनी थी जी? 160 सीट थी। टोटल सीट कितनी थी? 160 सीट थी। एक नंबर पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी सर। और पार्टी याद करनी है और मत करो, पर 2 नंबर याद रखो। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी राम राज्य परिषद थी। कौन सी थी दोस्तों? आपकी राम राज्य परिषद थी। याद रह जाएगा। चलो ठीक है। यशोदा देवी जी बाई इलेक्शन में जीते, फर्स्ट दोस्तों आपकी जो फीमेल एमएलए के रूप में। ऐतिहासिक तथ्य क्या? स्वतंत्रता के बाद 1954 में मुख्यमंत्री बनने के लिए भारत में पहला रोचक मुकाबला हुआ। 6 नवंबर 1954 को जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया जी के बीच ये मुकाबला हुआ। पहली बार किसी दल में मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायकों ने वोट दिया और कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में मोहनलाल सुखाड़िया कितने वोटों से जीत गए दोस्तों? आपके 8 मतों से जीत गए। मोहनलाल सुखाड़िया कितने वोटों से जीते? 8 मतों से। तो ऐतिहासिक तथ्य इसलिए दिए हैं, रटना नहीं पड़े। ये जो आपको झिलाऊ टॉपिक लगता था उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ सर, पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया। सुखाड़िया जी के मंत्रिमंडल में पहली बार जो है वो महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल को उपमंत्री बनाया था, लेकिन प्रथम जो है वो दोस्तों आपकी जो महिला मंत्री के रूप में जो है वो कमला बेनीवाल जो है वो आप लोगों को याद रखना है, कमला बेनीवाल। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को हमारा जो है वो एकीकरण के तहत अजमेर का विलय हो गया था। अजमेर की अलग से धार सभा चला करती थी। अजमेर की अलग से 30 सदस्य धार सभा थी। तो फिर अपने वाले 160 तो बैठते ही थे। अगले चुनाव हुए तब तक जो है ना 30 अजमेर वाले भी बैठने लग गए। 30 अजमेर वालों की भी सीटें लगा दी गई, बैठ जाओ, टाउन हॉल घना ही बड़ा है। अजमेर वालों की इच्छा नहीं थी। अजमेर वाले सोचे थे बढ़िया ना 30 जगह चुनाव लड़ो और बढ़िया जाओ सीएम बन जाओ, कितना बढ़िया काम है। लेकिन अजमेर का विलय हो गया। अजमेर की खुद की अपनी एक असेंबली थी, तो उसके 30 सदस्य थे। उनको भी कहा तुम भी आके बैठ जाओ, आराम से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है, अगले इलेक्शन में देखें कितनी सीट होगी। लेकिन हमारी 160 सीट थी, 30 सीट एक्स्ट्रा थी। और ये प्रश्न आया था कि अजमेर के अंदर अलग से एक धार सभा हुआ करती थी, अजमेर की अलग से एक विधानसभा हुआ करती थी, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? उसके अंदर टोटल आपके 30 मेंबर थे। टोटल कितने? 30 मेंबर थे। अब अगर हम लोग जो है वो दोस्तों आपके प्रथम विधानसभा के अंदर देखें तो आपके अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, जो आपके झुंझुनू से संबंधित थे। विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत थे। प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो सबको जो शपथ दिला रहे हैं वो संग्राम सिंह जी थे। और दोस्तों महिला मंत्री कमला बेनीवाल थे। ये सब आपको अलग से मिलेंगे। हाँ, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। प्रथम विधानसभा बोला था ना मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अपन सीधा चौथी पे मूव करेंगे। प्रथम विधानसभा बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर हम जो है वो चौथी पे मूव करेंगे। तो ये याद रखने पड़ेंगे। अब विधानसभा अध्यक्ष का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, उपाध्यक्ष का अलग से पढ़ेंगे, प्रोटेम स्पीकर का अलग से पढ़ेंगे, विपक्ष के नेता का अलग से पढ़ेंगे। परसों पहले दिन तक पढ़ लें, लेकिन ये इतने याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत थे। विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। महिला विधायक यशोदा देवी बांसवाड़ा से। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर जिन्होंने शपथ दिलाई महारावल संग्राम सिंह। और दोस्तों महिला मंत्री जो है वो कमला बेनीवाल। याद रहिएगा। तो सर सारी बात याद होगी प्रथम विधानसभा की, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बस केवल डेट वाला ही है कि कौन कौन से डेट याद रखनी है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन केवल डेट वाला ही। और मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो गई होंगी कि प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 के अंदर हुए। 160 सीट पे चुनाव थे। 82 सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस जीती। हाँ, 24 सीट जो है वो राम राज्य परिषद जीता। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के जो है वो 7 निर्विरोध जीते। आपके जो है वो 17 उपचुनाव हुए। 35 निर्दलीय भी जीते। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल आपके सीएम बने, फिर जयनारायण व्यास आपके सीएम बने, फिर दोस्तों आप लोगों के जो है वो सीएम के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे। जयनारायण व्यास साहब जो है वो फिर बाद में चांदमल मेहता अपनी सीट छोड़ते हैं और दोस्तों वहाँ से जीत कर आते हैं किशनगढ़ सीट से। उसके अलावा अगर याद करें तो यशोदा देवी जो है वो दोस्तों बांसवाड़ा से
जीती। जो आपकी फर्स्ट एमएलए थी कमला बेनीवाल जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, आपके फर्स्ट मंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली कमला बेनीवाल ने। विधानसभा अध्यक्ष आपके नरोत्तम लाल जोशी थे। लाल सिंह सख्तावत साहब उपाध्यक्ष थे। विपक्ष के नेता उस समय कौन थे? जसवंत सिंह थे। विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह थे। संग्राम सिंह आपके जो प्रोटेम स्पीकर थे। मेरे हिसाब से अब मामला अंडर कंट्रोल है, मेरे हिसाब से अब मामला अंडर कंट्रोल है क्या भाई? बताओ एक बार, है क्या? प्रथम विधानसभा का मामला अंडर कंट्रोल है अगर डेट याद करवा दी जाए, अगर डेट याद करवा दी जाए तो फिर प्रथम विधानसभा का मामला जो है वो अंडर कंट्रोल है ना? मानते हो? अरे आना कुछ तो बोलो, ऐसे क्या होगा तुम लोगों को? कुछ नहीं हुआ तो फिर सर अब बता दो डेट कौन कौन सी याद करनी, करवाऊँ याद? चलो ठीक है, तो डेट के बारे में हम लोग बात करते हैं और जो है कौन कौन सी आप लोगों को जो है डेट याद रखनी है। देखो आप लोगों को एक डेट तो इतनी सी याद रखनी कि चुनाव कब हुए थे। तो गुरु जी चुनाव तो पता है कि जनवरी 1952 में हुए थे, जनवरी 1952 में हुए थे, जनवरी 1952 में हुए थे, ये तो आप लोगों को पता है। आप लोगों के यहाँ 23 फरवरी को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। 23 फरवरी को क्या हुआ? प्रथम विधानसभा का गठन हुआ कि ये लोग जीत गए भाई साहब। प्रथम विधानसभा का जो है वो गठन हुआ, विधानसभा का गठन हुआ। और प्रथम विधानसभा का गठन होने के बाद में अब आप लोगों को पता होगा विधानसभा गठन होते ही कोई सत्र चालू नहीं होता है। आप लोग नहीं देखते विधानसभा जो है वो दोस्तों जो है वो जीतने के बाद में जो है वो आपका जो है वो क्या होता है? उसके बाद में जो है वो आपके यहाँ शपथ का प्रोग्राम हो गया और शपथ के प्रोग्राम के बाद में आपके जो है वो राज्यपाल साहब सीएम और मंत्रिपरिषद का काम कर देते हैं। याद होगा तुम लोगों को? तो आपके यहाँ पर जो है वो 3 मार्च, एक डेट याद रख लेना, 3 मार्च 1952, 3 मार्च 1952 को जो है सीएम के रूप में जो है वो दोस्तों शपथ होती है। सीएम के रूप में जो है वो दोस्तों जो है वो, वैसे सीएम की अलग से शपथ नहीं होती है। कौन सीएम बनते हैं? टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। अब मैं ये कह रहा हूँ ये डेट क्यों याद करनी है? ये डेट जो है वो क्यों याद करनी है? क्योंकि जब आप 7 अप्रैल 1949 याद कर सकते हैं ना, 3 मार्च 1952 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके टीकाराम पालीवाल जो आपके फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बने, उन्होंने जो है वो दोस्तों कब जो है वो कार्यकाल संभाला। और विधानसभा की प्रथम बैठक जो आपके टाउन हॉल के अंदर हुई थी वो आपकी 29 मार्च की थी। तो और कुछ याद रखो नहीं रखो, 3 मार्च और 29 मार्च याद रख लो, 3 मार्च और 29 मार्च याद रख लो। प्रथम बैठक विधानसभा का सत्र चालू होना, विधानसभा की प्रथम बैठक। और कुछ याद रखो नहीं रखो, एटलीस्ट इतना याद रख लो कि प्रथम बैठक जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो कब हुई थी, इतनी डेट याद कर लो। और चाहे तुम 1 नवंबर वाली मत याद करो कि आपके जयनारायण व्यास साहब कब बने थे। अगर आपकी छो मोहनलाल सुखाड़िया जी, तो 2 साल बाद में 13 नवंबर को मोहनलाल सुखाड़िया जी बने, वो याद मत करो भले ही, लेकिन एटलीस्ट आप इतनी बात याद रखो। 3 मार्च को जो है वो आपके टीकाराम पालीवाल साहब बनते हैं। 29 मार्च को जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो क्या प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक होती है। जयनारायण व्यास साहब 1 नवंबर 1952 को, 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया। कर लेंगे अपन याद, कोई समस्या नहीं, कर लेंगे याद, कर लेंगे अपन याद, कोई समस्या नहीं है। हाँ तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अपनी कॉपी में लिखो 3 मार्च और 29 मार्च, 3 मार्च और 29 मार्च, सबने हाँ सभी जो है वो लिखो 3 मार्च और 29 मार्च, 3 मार्च और 29 मार्च। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाला हूँ। प्रथम विधानसभा अगर आपने पढ़ ली तो तुम्हारा मन नहीं करता क्या कि अब जो है वो सर अलग से जो है वो तीनों सीएम साहब के बारे में बता दो ताकि टॉपिक कंप्लीट ही हो जाए? क्योंकि सीएम भी पढ़ने और विधानसभा भी पढ़नी है, तो ये इसलिए अच्छा बनाया गया टॉपिक आपके लिए कि साथ साथ ही दोनों कवर हो जाए, साथ साथ ही दोनों कवर हो जाए, साथ साथ ही जो दोनों कवर हो जाए। पर पहले प्रथम विधानसभा के जितने भी महत्वपूर्ण चीजें ना उनको तुम लोग जो है वो क्या करो, उसको याद करो। मैं 1 मिनट में आया, हाँ 1 मिनट, ठीक है, याद करो सबके सब कमेंट सेक्शन में।
किस किस को लगता है ये घंटे भर और पढ़ना चाहिए? हैं? लगता है क्या तुम लोगों को? अभी तो कितना हुआ होगा? 1 घंटा भी नहीं हुआ। पढ़ लोगे क्या 1 घंटे और? किस किस को लगता है भाई? लगता है तुम लोगों को? करें स्टार्ट? चलो तो अब देखो, प्रथम विधानसभा तुम लोगों के, मैं फिर कह रहा हूँ इतना टाइम हर विधानसभा में नहीं लगेगा। फर्स्ट जो असेंबली है उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब हम जो है वो तीनों सीएम भी साथ साथ जो है कवर कर लें, ताकि जो है ना प्रमुख व्यक्तित्व में सीएम भी क्लियर हो जाए और विधानसभा भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं टीकाराम पालीवाल की। बात मैंने पूरी कर ली, बस आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ। टीकाराम पालीवाल जो है वो दोस्तों आपके चौथे मुख्यमंत्री थे। अगर हम व्यक्तिगत अगर हम देखें, पहले आपके कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री के बाद में आपके सीएस वेंकटाचार्य, फिर आपके जेएन व्यास। उसी हिसाब से आप चलोगे तब आपको चौथे मुख्यमंत्री, ये आप लोगों के जो है वो नंबरिंग के हिसाब से इंडिविजुअल देखें तो ये चौथे मुख्यमंत्री थे, लेकिन फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम विधानसभा में अगर हम बात करें तो 3 मार्च 1952 को, याद रह जाएगा, 3 मार्च 1952 को इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। विधानसभा सीट महुआ से ये दोस्तों जो है वो रहते हैं, और ये महुआ और मलराना दोनों से जीतते हैं। प्रथम लोकतांत्रिक एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री, फर्स्ट लोकतांत्रिक एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री। कहाँ सर, ये तो याद हो गया। फिर दूसरा, जेएन व्यास के मुख्यमंत्री के बाद, इन बनने के बाद इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है 8 महीने के कार्यकाल के बाद में इस्तीफा दे देते हैं। तो एकमात्र व्यक्ति जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रहा, और दोनों से ही त्यागपत्र दिया, दोनों से ही त्यागपत्र दिया, दोनों से ही त्यागपत्र दिया। ये लाइन भी याद रह जाएगी। क्या इतना पढ़ने के बाद भी कुछ और पढ़ना चाहिए टीकाराम पालीवाल के बारे में? तो विशेष इनके बारे में कुछ और भी है जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना आप लोगों को याद होना चाहिए कि 3 मार्च 1952 को ये प्रथम आपके सीएम के रूप में जो है वो प्रथम इलेक्टेड सीएम के रूप में, इंडिविजुअल 4 तक आप याद रख सकते हैं, प्रथम आपके जो है वो इलेक्टेड सीएम के रूप में जो है वो दोस्तों कार्यकाल संभालते हैं 3 मार्च 1952 को। ये दोनों सीट से जीते हुए होते हैं, महुआ सीट अपने पास रखते हैं। जब जेएन व्यास 1 नवंबर 1952 को जब सीएम बन जाते हैं तो इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है, और ये जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। इनके साथ एक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीकाराम पालीवाल एक गांधीवादी नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उसके साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन सबसे तगड़ा पद था इनके पास राजस्व मंत्री। और ये जब राजस्व मंत्री के रूप में जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने राजस्थान में भूमि सुधार करवाया, इसलिए इन्हें भूमि सुधार का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार आप देखेंगे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भूमि सुधार का जनक कौन है, फादर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो भूमि सुधार हुए थे, जो किसान खेती कर रहे थे, उन्हीं के नाम पे जमीन दे दी गई। याद आ रहा है तुम लोगों को? चकबंदी, हदबंदी, जिसके अंदर जो है उसके साथ साथ दोस्तों जो काश्तकार खेती कर रहा था उसी के नाम जमीन चढ़ा दी गई है। उस समय टीकाराम पालीवाल जी के समय किया गया था। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो टीकाराम पालीवाल जी की बात कंप्लीट। चले आगे, तो चलो फिर तो क्या क्या याद रखोगे? 3 मार्च 1952 फर्स्ट इलेक्टेड सीएम, महुआ सीट और मलराना दोनों सीट से जीते थे। और दोस्तों याद रखें, जेएन व्यास साहब के सीएम बनने पे ये जो है वो डिप्टी सीएम बने। इन्होंने जो दोनों पद से त्यागपत्र भी दिया, और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के पद पे रहे, दोनों के पद पे रहे। अब तक कोई भी डिप्टी सीएम जो है वो इनके अलावा सीएम नहीं रहा है। आगे संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन अब तक नहीं रहा है। डन श्योर? तो चलो फिर बाद में आगे बात करते हैं। जेएन व्यास साहब जो है पहले जोधपुर और जालोर दोनों सीट से चुनाव लड़ते हैं, दोनों सीट से हार जाते हैं, दोनों सीट से हार जाते हैं। चांदमल मेहता साहब जो है वो अपनी सीट त्यागते हैं, और अपनी सीट त्यागने के बाद में किशनगढ़ से जो है वो ये उपचुनाव, किशनगढ़ के अंदर जो है वो ये उपचुनाव के अंदर जीतते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये आपके यहाँ 1 नवंबर 1952 को जो है वो दोस्तों आपके जो है वो सीएम के रूप में जो है वो अपना कार्यकाल संभालते हैं। ये राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपके मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों रहे। 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 याद रह जाएगा तुम लोगों को। अब मोहनलाल सुखाड़े जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है वो 3 विधानसभाएं पढ़ेंगे, तब जाके फिर बात करेंगे। तो मनोनीत और निर्वाचित, क्योंकि ये आपके जो मनोनीत भी थे, तीसरे मनोनीत थे, फिर बाद में आपके ये निर्वाचित भी रहे, सेकंड निर्वाचित भी थे। ये फिर जेएन व्यास साहब
अध्यक्ष भी रहे, धीरे धीरे फिर राजनीति से ऑलमोस्ट संन्यास सा ले लिया था, ऑलमोस्ट पर्दे के पीछे ही चले गए थे इन जो है ना। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी ही जो है आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता है वही जो है आपके जो है वो राजनीति में आगे रहते हैं। अब बताओ, अब हम लोग जो है वो सेकंड और थर्ड विधानसभा पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड और थर्ड विधानसभा पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से फिर यही निवेदन है, आप सभी लोग बताएं प्रथम विधानसभा और दोनों सीएम किस किस को क्लियर है? प्रथम विधानसभा और जो आपके टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास किस किस को क्लियर है? मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में बाद में बताऊंगा, मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में बाद में करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 चर्चाएं और करनी है ना, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी तुम लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं आपकी जो है वो सेकंड विधानसभा चुनाव, सेकंड विधानसभा चुनाव के बारे में। दूसरे विधानसभा चुनाव मोहनलाल सुखाड़िया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, और मोहनलाल सुखाड़िया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। पहली विधानसभा में आपकी सीट कितनी थी? पहली विधानसभा में आपकी सीट जो है वो दोस्तों कितनी थी? 160 थी। लेकिन सेकंड और थर्ड विधानसभा में, सेकंड और थर्ड विधानसभा में आपकी सीट हो जाती है 176 परिसीमन के तहत, परिसीमन के तहत आपकी सीटें बढ़ जाती है। कांग्रेस इजीली चुनाव जीतती है, 119 सीटों के अंदर कांग्रेस चुनाव जीतती है। 119 सीटों पे तो सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी बढ़िया मोहनलाल सुखाड़िया जी ने काम किया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया जी का सेकंड टेन्योर था ही। यहां से एक ही प्रश्न बनता है, दो ही प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, और दूसरी विधानसभा के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में प्रगतिशील दल उभरता है। कौन सा? प्रगतिशील दल 57 सीट पे चुनाव जीतता है भाई साहब। तो पहली विधानसभा के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी राम राज्य परिषद थी, और थर्ड विधानसभा में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी प्रगतिशील दल था, और मोहनलाल सुखाड़िया जी आपके जो वो क्या बन जाते हैं? सीएम बन जाते हैं। इतनी सी बात। चले आएंगे, फिर आती है थर्ड विधानसभा, और थर्ड विधानसभा दोस्तों आपके 62 से लेकर जो है वो दोस्तों आपके 67 के लिए, और इस विधानसभा के अंदर 176 सीटों पे चुनाव होते हैं। 89 सीट पे कांग्रेस जीत जाती है, स्वतंत्र पार्टी 36 वोट पे जो है वो सीट पे जीतती है। तो अब जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी आएगी? स्वतंत्र पार्टी का उदय हुआ। कौन सी पार्टी का उदय हुआ? स्वतंत्र पार्टी का जो है उदय हुआ। यहाँ पे भी मोहनलाल सुखाड़िया जी का थर्ड टेन्योर है, चुनाव जीत जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी चाहिए, और क्या याद रखनी चाहिए? कि फर्स्ट विधानसभा और सेकंड विधानसभा और थर्ड विधानसभा जो है उसके अंदर अगर आप लोग याद रखें 160 सीट थी, 176 सीट थी, 176 सीट थी। यहां आपके यहां कांग्रेस जीती, यहां पे भी दोस्तों आपके कांग्रेस जीती, यहां पर भी जो है वो कांग्रेस जीती, और यहां पर भी जो है वो दोस्तों कांग्रेस जीती। यहां पर भी क्या जीती? कांग्रेस जीती। याद है तुम लोगों को? अब यहां पर भी कांग्रेस जीती। अब आप लोगों को ये याद रखना चाहिए इसके साथ साथ कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यहां पे राम राज्य परिषद थी। एक तो ये प्रश्न आता है, राम राज्य परिषद थी। यहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो प्रगतिशील दल था। यहां सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? प्रगतिशील दल था। और यहां थर्ड विधानसभा में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी थी। अब तक भाजपा जनसंघ कुछ नहीं। ये याद करो, ये आप लोगों को जो है वो याद करना चाहिए। ये आप लोगों को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। ये आप लोगों को जो है वो याद करना चाहिए। कर लोगे? श्योर? पक्की बात? यहां तक का मामला किस किस को क्लियर है? अब अपन चौथी विधानसभा पे आ रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को उतना ही मजा आएगा जितना मजा तुम लोगों को जो है वो पहली विधानसभा में है। ये कौन कौन याद कर लेगा? फर्स्ट के अंदर 160 सीट, थर्ड सेकंड और थर्ड में दोनों में 176 सीट है, कांग्रेस जीती है। मोहनलाल सुखाड़िया जी के नेतृत्व में जो है वो आपके चुनाव लड़ा जाता है, जीतते हैं, सीएम बनते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे प्रगतिशील दल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हैं, यहाँ स्वतंत्र पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है। लेकिन चौथी विधानसभा के चुनाव राजस्थान के इतिहास के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव,
चौथी विधानसभा के चुनाव के बारे में अगर हम लोग देखें तो आपके यहाँ पे 1 नंबर पे जो दल था वो दल कौन सा था, 89 सीट के साथ, क्योंकि यहाँ सीट बढ़ जाती है और 184 हो जाती है, परिसीमन आयोग सीट बढ़ाता है, 184 सीट हो जाती है। कांग्रेस को 89 जो है वो दोस्तों जो है वो सीट मिलती है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी के पास 48 सीट होती है। भारतीय जो आपका जनसंघ जो है उसके पास जो है वो 22 सीट्स होती है। तो हाँ सर, ये तो बात ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कौन बनाएगा सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इस समय अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो इस समय दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो कौन थे, उस समय आपके जो संपूर्णानंद जी जो है वो क्या हुआ करते थे, आपके गवर्नर हुआ करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का किस्सा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सेकंड विधानसभा जो आपकी चौथी विधानसभा है उसके अंदर बचे हुए सभी दलों ने मिलकर जो है वो एक मोर्चा बना लिया था। इस मोर्चे का नाम था संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे का नाम क्या था, संयुक्त मोर्चा। और संयुक्त मोर्चा जो है वो उसको लीड कर रहे थे लक्ष्मण सिंह। कौन कर रहे थे, लक्ष्मण सिंह, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा आपके यहाँ विपक्ष के नेता के रूप में रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी जो है वो लीड कर रहे थे। और इधर कांग्रेस के पास 89 सीट थी और दोस्तों जो है वो यहाँ लीड कर रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। यहाँ लीड कौन कर रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। यहाँ लीड कौन कर रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। अब दोस्तों जो है वो गवर्नर के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था, और गवर्नर उस समय थे हमारे संपूर्णानंद जी। कौन थे दोस्तों आपके, संपूर्णानंद जी जो है वो गवर्नर थे। और संपूर्णानंद जी के सामने ये कंडीशन थी कि सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किसे दिया जाए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किसे दिया जाए, एक कांग्रेस को दिया जाए, क्योंकि ये तो हैंग असेंबली है ना, त्रिशंकु विधानसभा है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं है। कांग्रेस को भी चाहिए तो कितनी सीट चाहिए, 93 सीट चाहिए। 93 सीट कांग्रेस के पास भी नहीं है। और ये जो जितने भी निर्दलीय सब थे वो संयुक्त मोर्चा में आ गए। तो सबको लग रहा था कि भाई इनके पास हो सकता है, इनके पास इनको तीन चार ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी सामने वाले भी पूरा प्रयास कर रहे थे, सामने वाले भी पूरा प्रयास कर रहे थे। तो चौथी विधानसभा के अंदर, राजस्थान के अंदर पहली ऐसी विधानसभा थी, फोर्थ विधानसभा प्रथम ऐसी विधानसभा थी जहां दोस्तों जो है वो त्रिशंकु विधानसभा बनी, हैंग असेंबली बनी, जिसके अंदर जो है वो किसी भी प्रकार का, किसी भी पार्टी को जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं था। क्या नहीं था, स्पष्ट बहुमत नहीं था। और जब स्पष्ट बहुमत नहीं था तो गवर्नर संपूर्णानंद जी ने एक सामने जो है वो संयुक्त मोर्चा, ये भी जो है वो दावेदारी कर रहा था संयुक्त मोर्चा, हाँ, और जो एक दूसरा जो है वो दल कौन सा था, कांग्रेस को लीड कर रहे थे मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, और संयुक्त मोर्चा को लीड कर रहे थे दोस्तों याद रखें आपके लक्ष्मण सिंह जी। बुलाते हैं संपूर्णानंद जी, दोनों को बुलाते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। और उसका कारण क्या था, संपूर्णानंद जी ने दोनों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया कि आओ आप बताओ कि किसके पास कितनी मेजोरिटी है, कौन सरकार बना सकता है। जब संयुक्त मोर्चा से लक्ष्मण सिंह जी जब जाते हैं और वहां जब संपूर्णानंद जी के साथ बातचीत करते हैं तो बातचीत में हॉट टॉक हो जाती है ना। संपूर्णानंद जी ने पूछ लिया होगा, साहब आप जो है ना, पार्टी तो स्वतंत्र पार्टी, चुनाव जो है वो तो 48 सीट पर ही आप जीते हो, कैसे लाओगे आप 93 सीट। तो अब उस समय अपने आप में जो है वो गवर्नर का पद भी महत्वपूर्ण था, तो आपके जो है वो राजा महाराजाओं का टाइम भी था ही भाई। तो लक्ष्मण सिंह जी ने भी कह दिया होगा कि भाई वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे लाएंगे, हम जाने हमारा काम जाने, आप तो हमें सरकार बनाने दो। ये इतनी हॉट टॉक होती है उस समय कि संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल जो है वो भयंकर गुस्से के अंदर ही जो है वो राजभवन है। और संपूर्णानंद जी भी राजभवन के अंदर अपने पर्सनल रूम में गुस्से में ही जाते हैं, और गुस्से में जाते हैं तो दूसरे दिन बुलाते हैं कांग्रेस के मंत्रिमंडल को, प्रतिनिधिमंडल को, और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से संपूर्णानंद जी संतुष्ट होते हैं और मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं कि आप लोग जो सरकार बना लो, आप लोग क्या बना लो, सरकार बना लो, आप लोग क्या बना लो, सरकार बना लो, आप लोग जो सरकार बना लो। इस कंडीशन के अंदर संयुक्त मोर्चा के लोग जो गुस्से में गए थे उन्होंने जो है वो जयपुर के अंदर पहला जो है वो जन आंदोलन किया, ठीक है। और इससे संपूर्णानंद जी के डिसीजन के विरोध में जन आंदोलन किया गया, और जन आंदोलन इतना खतरनाक हुआ कि कर्फ्यू लगाना पड़ा और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और कर्फ्यू फिर जब हटाया गया
तो जब कर्फ्यू हटाया जाता है तो उसके अंदर जो है वो धारा 144 और कर्फ्यू में कंफ्यूजन हुआ। कर्फ्यू हटाने के बाद में लोगों ने वापस जो है वो दोस्तों जो है वो क्या किया, वापस आंदोलन किया और वापस रैली निकाली। अब लोगों को लगा कि कर्फ्यू हटाया हुआ है, लेकिन पुलिस के पास है और जो यहाँ पे जो फौज लगी हुई थी उनको ये क्लियरिटी नहीं थी, और इस कंफ्यूजन के अंदर राजस्थान में फायरिंग होती है और 9 लोगों की जान चली जाती है। कितने लोगों की? 9 लोगों की जान चली जाती है। और राजस्थान के अंदर जब 9 लोगों की पुलिस फायरिंग में जान चली जाती है तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने भी स्पष्ट मना कर दिया कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, अभी समय नहीं है सरकार बनाने का, अभी समय नहीं है सरकार बनाने का। और जब सरकार बनाने का समय नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम राष्ट्रपति शासन, जब आपको याद है 13 मार्च 1967 को अस्पष्ट बहुमत के कारण है और कानून व्यवस्था को देखते हुए दोस्तों राज्यपाल संपूर्णानंद सिंह जी ने आपके यहाँ प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया। उस समय हमारे जो है वो मुख्य सचिव कौन थे? केपीयू मेनन साहब हमारे मुख्य सचिव थे, याद रख लेना। प्रथम राष्ट्रपति शासन के टाइम हमारे मुख्य सचिव कौन थे? केपीयू मेनन थे। तो संपूर्णानंद जी ने कहा साहब राष्ट्रपति शासन तो लगा दिए लेकिन अब कैसे चलाना है काम वाम? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 आईएएस अधिकारी भेजे, और वो 2 आईएएस अधिकारी कौन थे? सदानंद वामन है और जो है वो आर प्रसाद। पूछा जा सकता है सलाहकार के रूप में आए थे, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करेगा। अब राष्ट्रपति राज्यपाल के एजेंट के रूप में काम करेगा तो भाई साहब उनको भी चाहिए ना। और राज्यपाल साहब को वैसे ही सलाहकार की जो आदत पड़ी हुई है, क्योंकि उनके लिए मुख्य सलाहकार तो मुख्यमंत्री थे और उनकी मंत्रिपरिषद थी। अब आप जो ना मुख्यमंत्री ना मंत्रिपरिषद, तो किसकी सलाह से काम करो? जिस आदमी को आदत इस सलाह से काम करने की हो। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सदानंद वामन है और आर प्रसाद को जो है वो राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त करते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन के दौरान ही संपूर्णानंद जी का जो है वो क्या हो जाता है? कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्यकाल 44 दिन रहता ही है। ये आपका जो है वो जनरली 44 दिन प्रथम राष्ट्रपति शासन रहा था, लेकिन कार्यकाल खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? कार्यकाल इनका जो है वो समाप्त हो जाता है। तो कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नए जो है वो दोस्तों आपके राज्यपाल कौन आते हैं? सरदार हुकम सिंह। कौन आते हैं नए राज्यपाल? सरदार हुकम सिंह। कौन आते हैं नए राज्यपाल? सरदार हुकम सिंह जो है वो दोस्तों आपके जो है वो सरदार हुकम सिंह जो है वो दोस्तों आपके जो है वो नए राज्यपाल आते हैं। तभी कहते हैं हुकुम सिंह जी का हुक्म चला था उस समय। और हुकुम सिंह जी का हुक्म क्या चला? हुकुम सिंह जी जैसे ही आए तो ये तो पता ही था कि राष्ट्रपति शासन हटा के और सरकार बनवानी है, तो प्रयास वापस प्रारंभ किए कि कैसे कैसे आपका प्रेसिडेंट रूल हटे और जो है वो सरकार बनाई जाए। तो फिर वापस से हुकुम सिंह जी ने वापस दोनों, कौन से दोनों दोस्तों आपका? एक कांग्रेस और एक जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो संयुक्त मोर्चा, दोनों को वापस कहा कि भाई तुम लोग जो है ना लिस्ट दे दो, एक एक तुम लोग जो एक एक लिस्ट दे दो, साइन करवा के नाम लिख के कि कौन आदमी किसके साथ है, किसके पास कितनी मेजोरिटी है, किसके पास कितनी मेजोरिटी है। इन्होंने अपनी अपनी लिस्ट दी। दोनों ने लिस्ट के अंदर नंबर 93 से आगे भेज दिए। कहो हमारे पास फुल मेजोरिटी, आप तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करो, हम सरकार बना लेंगे। लक्ष्मण सिंह जी वाली लिस्ट थी, उसमें भी लोग 93 से ज़्यादा थे। कांग्रेस वाली लिस्ट में भी लोग ज़्यादा थे। जब दोनों को जोड़ा गया तो लोग 184 से आगे निकल गए। तो हुकुम सिंह जी को डाउट हो गया। हुकुम सिंह ने कहा यार ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे हुआ? भाई टोटल मेंबर 184 है, इनके अगर हम टोटल मेंबर अपन जोड़ें तो 200 के आसपास हो रहे, ऐसे कैसे हुआ? तो फिर हुकुम सिंह जी ने जब लिस्ट को मैच करवाया एक्सेल में डाल के और कहा कि भाई जो डुप्लीकेट डाटा है उसको जो है ना हटाओ। तो जब डुप्लीकेट डाटा की कमांड दी गई तो पता चला कि 21 लोग ऐसे थे, 21 विधायक ऐसे थे जिनका नाम दोनों लिस्ट में था। हुकुम सिंह जी ने कहा एकदम भोला ही समझ रखा है क्या है, मतलब अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एकदम ऐसे ही समझ लिया कि ये कोई बात थोड़ी है कि इतना तो मेरे को भी पता है, मैं भी राज्यपाल हूँ, हाँ मैं भी धानी खवा, ये कि बावड़ा समझ लिया गया। हुकुम सिंह जी को ये पता चला कि 21 विधायक ऐसे हैं जिनका नाम कांग्रेस की लिस्ट में भी है और लक्ष्मण सिंह जी के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चा की लिस्ट के अंदर भी हैं, संयुक्त मोर्चा की लिस्ट के अंदर भी है। अब हुकुम सिंह जी जो है वो समझदार आदमी थे। हुकुम सिंह जी ने कहा देखो तुम ऐसे तो नहीं मानोगे, ये तो चीटिंग है, तुम लोग क्या करो, एक एक विधायक जो है, हुकुम सिंह जी खुद बैठ गए और एक एक विधायक को, आज जब तुम लोग पर्ची की बात करते हो ना, एक एक विधायक को अपने समक्ष बुलाया और पर्ची पे लिखवाया कि तुम किसके पक्ष में हो, पर्ची पे लिखवाया कि तुम किसके पक्ष में हो और लिख के जाओ भाई साहब, और पर्ची इधर डाल जाओ।
तो हुकम सिंह जी खुद राजभवन में बैठ गए, एक एक विधायक को बुलाया, पर्ची पे लिखवाया, और पर्ची पे जब लिखवाया तो लास्ट में जब दो बढ़िया जो है बॉक्स रखे हुए थे, तो जब लास्ट के अंदर मोहनलाल सुखाड़े जी के नेतृत्व वाले कांग्रेस का बॉक्स खुला तो वहां पे 94 लोगों का समर्थन किसको था? 94 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को था, और विधायकों का समर्थन जो है वो दोस्तों जो है वो कांग्रेस को था। अब जो है वो आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर क्या बनते हैं? निर्दलीयों के समर्थन से मोहनलाल सुखाड़िया जी आपके यहाँ पर जो है वो वापस से जो है वो सीएम बनते हैं। वापस से क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। मजा आया तुम लोगों को? अच्छी बात है ना? आनंद है? आज तो तुम लोगों को पॉलिटी में इतना आनंद आ रहा है कि बस कई लोग, मैं 5 मिनट की रेस्ट पे गया तो सब मेरे साथ रेस्ट पे जाके वापस आ गए। क्या बात है, पहली बार लग रहा है ऐसे इतना अच्छा पढ़ रहे हो। कैसा लग रहा है तुम्हें सुबह सुबह बिना कमेंट के पढ़ते हुए? एक बार कमेंट हटा के देखूँ मैं। कैसा लगता है तुम लोगों को सुबह सुबह? एक बार कमेंट करो भाई। हम्म कैसा लग रहा है तुम्हें? जोरदार, मस्त, अच्छा लग रहा है, गजब सर, अच्छा लग रहा है। और भाई साहब बाढ़ ही आ गई तुम्हारे तो कमेंट किया, अच्छा मजा आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। पॉलिटी शाम को मिल जाएगी, सारे लोग आ गए हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे 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 डट जाओ। मस्त लग रहा है, बिना डिस्टरबेंस के, स्वाद आ रहा है गुरुजी, निहाल हो गया गुरुजी, एकदम बढ़िया। बार अब डट जाओ, मैं बंद करूँ वापस? अब समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, आराम से पढ़ रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बता दिया ना, पूरा स्टाफ आ गया है, 5 दिन की छुट्टी पे था तो ने मंडे की भी छुट्टी कर ही ली मैंने, वैसे घनी छुट्टी दी थी। ओके, गजब मजा आ रहा है, आज अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। बस तो कमेंट ऑफ कर दूं वापस? चला फ्लो टूट जाओ, क्योंकि अपन विधानसभा कम कम 16 8 तो पढ़ना है यार, ये कहीं करा। ओके, पीडीएफ वीडीएफ सब शाम को सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, पूरी टीम वापस आ गई है। हाँ, और पॉलिटी बुक भी जो आज प्रिंटिंग में चली जाएगी, और यूआरओ की बुक कल प्रिंटिंग में चली जाएगी, कल या परसों, तो 10 तारीख तक आपको जो है वो दोनों बुक की मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ठीक है, वापस बंद कर दूं? ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो है वो ये लो 8 दिसंबर। काम थे वो, काम ठीक है। हाँ, आनंद सो आ गया, बीच में तो ट्रैफिक हो ते मतलब चले आगे। चलो चलो, आधे घंटे और पढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। अब दोस्तों जो है वो आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी क्या बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी आपके जो है वो सीएम बनते हैं। सीएम बनने के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है वो सीएम बनते हैं, निर्दलीयों के जो है वो दोस्तों जो है वो समर्थन से सीएम बनते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से जो है वो दोस्तों जो है वो सीएम बन गए, और सीएम बन गए तो मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है वो सीएम बनने के बाद में बढ़िया तरीके से राष्ट्रपति शासन हट जाता है, सारा काम ठीक, सारा काम ठीक है। ठीक है, तो फिर कोई समस्या नहीं है, सारा काम ठीक है। तो फिर अब हम लोग चर्चा करते हैं, और हम लोग अब चर्चा करते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया जी को त्यागपत्र क्यों देना पड़ा। चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया जी को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो बने रहेंगे, नहीं तो उनका कार्यकाल 17 की जगह 19 भी हो सकता था, लेकिन उन्हें क्यों देना पड़ा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। कांग्रेस के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जी उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने हाईकमान के खिलाफ जो है वो दोस्तों जो है वो मोर्चा खोल दिया, क्योंकि कांग्रेस 1969 के राष्ट्रपति इलेक्शन के अंदर कांग्रेस दो गुटों के अंदर जो है वो दोस्तों बंट जाती है। मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे यहाँ पर जो है क्या होते हैं दोस्तों? सीएम होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी, और जो है वो इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी जी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पीएम होते हैं। और कांग्रेस उस समय जो है, याद रखें दोस्तों, कांग्रेस से मूल और ओ और कांग्रेस आई, जिसे हम कांग्रेस इंदिरा कहते हैं, उसके अंदर अलग अलग जो है वो बंट जाते हैं। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर दो लोग होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? आपके दो लोग होते हैं, और राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ओ जो आपके मूल लोगों की कांग्रेस थी, उनकी तरफ से दोस्तों आपके यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी जो है वो आपके यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, और इंदिरा जी के समर्थन वाले प्रत्याशी थे वीवी गिरी।
वीवी गिरी साहब जो थे वो इंदिरा जी के, वीवी गिरी साहब जी के थे, इंदिरा गांधी के समर्थन वाले थे, इंदिरा गांधी के समर्थन वाले थे। कांग्रेस में चल रहा है ये टकराव, इंदिरा गांधी के जो समर्थन वाले थे। अब इंदिरा जी जो है उस समय पहली बार एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। इन्होंने अपनी कांग्रेस ओरिजिनल बना रखी होगी। ये जो लोग इंदिरा जी के साथ थे उन्हें कांग्रेस आई कहा जाता था, कांग्रेस आई गुट, जिसे आप लोग जो इंदिरा गांधी गुट कह सकते हैं। ये मूल कांग्रेस थी, ये आपके मूल कांग्रेस थी। 1969 के राष्ट्रपति इलेक्शन के अंदर जो है वो इंदिरा जी जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि अंतरात्मा की जो है वो आप लोग जो है वो आवाज़ सुने और अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो है वो वोटिंग करें, अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोटिंग करें और जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के बजाय आप लोग जो है वो वीवी गिरी को चुनाव जिताएं। ठीक है, तो राजनीति राजनीति होती है भाई। कांग्रेस में टकराव था, ये कोई दूसरा सामने वाला है ही नहीं। निर्विरोध रूप से अगर आप लोग देखें तो जो है वो वीवी गिरी साहब एक निर्दलीय के रूप में पर्चा भरते हैं और ये दोस्तों आपके नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस की तरफ से थे। लेकिन यहां ये इंदिरा जी का गुट था क्योंकि कांग्रेस में भी भूचाल मचा हुआ था उस समय। सेंटर की राजनीति में, हम स्टेट की राजनीति पढ़ रहे हैं लेकिन इंटरलिंक करें तभी आपको पता चलेगा। चौथी विधानसभा के अंदर आपके यहाँ प्रेसिडेंट रूल भी लगा। चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है वो क्या देते हैं, त्याग पत्र भी देते हैं और बरकतुल्ला खान साहब जो है वो आपके सीएम भी बनते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन ये था, तो जब कांग्रेस के अंदर है, जब आपके पीएम उस समय इंदिरा जी थे, सीएम मोहनलाल जी सुखाड़िया जी थे, तो जब इनसे कहा गया कि आप अंतरात्मा की सुने और आप जो है वो कांग्रेस की बजाय इंदिरा जी समर्थित प्रत्याशी वीवी गिरी को जो है वो दोस्तों वोट दें। लेकिन अगर आपको पता चले तो राजस्थान की जो कैबिनेट थी, मंत्री परिषद थी टोटल, उस पूरी मंत्री परिषद में से केवल 4 लोग ही इनको वोट देते हैं। हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उस समय कहा कि वोट तो देंगे तो नीलम संजीव रेड्डी को ही देंगे, वोट तो देंगे तो नीलम संजीव रेड्डी को ही देंगे, वोट तो देंगे तो नीलम संजीव रेड्डी को ही देंगे। केवल उस समय बरकतुल्ला खान साहब और 2-3 लोग और थे, उन्होंने ही वोट जो है वो किसको दिए, वीवी गिरी को दिया। मैडम को ये बात जो है ना, मतलब यहाँ से पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी थी, यहाँ से पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी थी। मैडम जो है वो यहाँ से ही तैयार, आगे तो बस केवल बहाने थे कि अब हटाना कब है। लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी होती है? इंदिरा जी के समर्थन वाले वीवी गिरी साहब जो है वो सेकंड राउंड की गणना के अंदर जीतते हैं। अब एक बात बताऊं, इंदिरा जी पीएम, मोहनलाल जी सीएम, ठीक है, कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ और इंदिरा जी के गुट वाले जो है वो क्या जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। मोहनलाल जी ने जो है बगावत करके नीलम संजीव रेड्डी को वोट दिलवाए थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बताओ क्या इंदिरा जी इनको रहने देंगे सीएम? नहीं रहने देंगे, ये जो है वो कोई संभावना नहीं है। आगे इनका त्यागपत्र सुनिश्चित था। 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में ही ये श्योर हो गया था कि राजस्थान में मोहनलाल जी सुखाड़िया का कार्यकाल अब जो है वो चंद दिनों का बचा है, उतने ही दिनों का बचा है जब तक इंदिरा जी फ्री नहीं हो जाते और काम से, जब तक इंदिरा जी फ्री नहीं हो जाते और काम से फ्री नहीं हो जाते तब तक का ही बचा है। अब मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को त्यागपत्र देना पड़ेगा और मोहनलाल जी आराम से बिना कुछ किसी विरोध के त्यागपत्र देते भी हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोस्तों जो है कि सर, हाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और हुआ क्या दोस्तों उसके बाद में आपके यहाँ पर आप लोग याद रखें, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी तथा मोहनलाल सुखाड़िया के बीच विवाद का कारण जो है वो ये इलेक्शन बना था। इसमें मोहनलाल सुखाड़िया ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन किया और इंदिरा गांधी समर्थन प्रत्याशी वीवी गिरी जीत गए। और जीत गए तो फिर बाद में इंदिरा जी ने निर्देश दिया और 1971 के अंदर इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। 8 जुलाई 1971 में सुखाड़िया जी ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। ये कहानी थी। रटने में कभी मजा नहीं आता है, केवल रटोगे ना काम ही नहीं चलेगा। इतना पढ़ लोगे ना, और ये सारी चीज़ें, अगर मैं फिर कह रहा हूँ ये पहली बार कोई ऐसी बुक आ रही होगी जिसमें इतना क्रिस्टल क्लियर, आज के बाद पॉलिटिक्स किसी से पढ़नी नहीं पड़ेगी। जो आदमी हमारी किताब ही पढ़ लेगा ना उसके सारे डाउट क्लियर।
मतलब मैं तो कह रहा हूँ आप ये किताब पढ़ लेंगे तो आप खुद ही पढ़ा देंगे दूसरों को। इतनी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली इस बुक के अंदर कि अब कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि मोहनलाल सुखाड़िया जी क्यों हटे थे, क्या मामला हुआ था, फर्स्ट राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था, क्या कारण था, संयुक्त मोर्चा क्या था, लक्ष्मण सिंह जी ने लीड करके संपूर्णानंद जी के सामने, हुकम सिंह जी के सामने पहला संकट क्या आया। तो ये सारी चीजें आप इजीली जो है वो देख लेंगे। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में ये आपको समझ में आया। चौथी विधानसभा, तो चौथी विधानसभा में 1971 तक तो जो है वो मोहनलाल जी सुखाड़िया जी रहते। फिर दोस्तों इनके त्यागपत्र देने के बाद में अब सीएम कौन बनेगा, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, इंदिरा जी के समर्थन वाले वीवी गिरी साहब को जिन्होंने वोट दिया था वही बनेंगे सीएम, और कौन बनेंगे। और उन वोट देने वालों में बरकतुल्ला खान सबसे आगे थे। तो बरकतुल्ला खान साहब पहले ही कैबिनेट मेंबर थे। तो दोस्तों याद रखें, बरकतुल्ला खान प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों जो है इन्होंने जो है वो अपना कार्यभार संभाला। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उस समय भी यही दोस्तों जो है वो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उन्होंने तो जुलाई में ही त्यागपत्र दे दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जुलाई में ही त्यागपत्र दे दिया था, और ये आपके बरकतुल्ला खान साहब जो है वो राजस्थान के सीएम बनते हैं। अब मैं अगली विधानसभा पे जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें और याद करवाऊंगा। अगली विधानसभा पे जाने से पहले कुछ चीजें और याद करवाऊंगा, करें कुछ चीजें याद। अब चौथी विधानसभा के बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि फोर्थ विधानसभा सर ऐसी विधानसभा थी जहां 184 सीट थी, 93 नंबर लाने थे, लेकिन यहां पर जो है वो किसी को जो नहीं मिला। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल लगा, उस समय संपूर्णानंद जी थे। फिर हुकम सिंह जी आके उन्होंने सरकार बनवाई, तब मोहनलाल सुखाड़िया जी ने सरकार बनाई। पहली बार कुछ निर्दलीय जो हैं उनका समर्थन मिला, और उसके बाद में दोस्तों जो है, अब कई बोलेंगे सर निर्दलीय का समर्थन कैसे मिला, क्या दल बदल नहीं था, या नहीं था दल बदल कानून। दल बदल कानून 85 के अंदर आया, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ऐसा दल बदल हुआ ना, तभी जाके जो वो आपका जो कानून आया। तो उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार बनी, लेकिन 1969 के राष्ट्रपति चुनाव जो है वो बीच का विवाद बनता है, और विवाद होने के बाद में दोस्तों जो है वो 1971 जुलाई के अंदर जो है वो ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं। और ये त्यागपत्र दे देते हैं तो दोस्तों फिर आपके यहाँ नए सीएम बनते हैं बरकतुल्ला खान साहब, और ये पूरी कहानी थी। तो अब हमें मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमने सारी बात पढ़ ली, सारी बात जो है वो पढ़ ली, पढ़ लेना चाहिए। अब मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग पांचवी और छठी विधानसभा है, बहुत मजा आएगा तुम्हें भी आधे घंटे। पांचवी छठी विधानसभा बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें आनंद आएगा, तो एक बार बने रहें, आनंद लेते रहें। अब मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो बात जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में आप लोग जब पढ़े, जनरली मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी है, अब मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में बात करते हैं। उदयपुर सीट से जनरली चुनाव जीता करते थे। मुख्यमंत्री पद को लेकर इतिहास में पहली बार मुकाबला 1954 में इनके अंदर और जनरल व्यास के बीच में हुआ था। ये जीत गए 8 मतों से। मोहनलाल सुखाड़िया जी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रथम विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में और चौथी विधानसभा में। याद आया तुम लोगों को? हाँ, और प्रथम विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में और चौथी विधानसभा में, और चौथी विधानसभा में। अब प्रथम कार्यकाल में जब आप लोग देखेंगे तो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पर है प्रथम कार्यकाल इनका ये था। फिर बाद में जो दूसरा कार्यकाल 57 से 62, फिर 62 से 67, फिर 67 से 71। टोटल दोस्तों 16 वर्ष 194 दिन, लगभग हम लोग क्या बोल देते हैं 17 वर्ष, लगभग हम लोग क्या बोल देते हैं 17 वर्ष, लगभग हम लोग क्या बोल देते हैं 17 वर्ष, लगभग हम लोग क्या बोल देते हैं 17 वर्ष लगभग बोलते हैं। 4 कार्यकाल 16 वर्ष 194 दिन, कहाँ याद रह जाएगा। इन्हीं के टाइम सबसे पहले उपमंत्री पद की शुरुआत हुई, याद आया, कमला बेनीवाल को उपमंत्री बनाया गया था। पहली महिला कमला बेनीवाल को जो है उपमंत्री बनाया गया था, पहली महिला, याद रह जाएगा। इनके समय चौथी विधानसभा के टाइम संसदीय सचिव पद का जो है वो गठन किया गया। चौथी विधानसभा के गुरुजी संसदीय सचिव समझाओ। अब देखो, अभी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे 2-3 दिन बाद में, तब और समझाएंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या बताना है भाई साहब। अगर आपको चौथी विधानसभा अगर याद है, तो चौथी विधानसभा में हम कुछ लोगों को लेकर आए थे। कुछ लोगों को क्या लेकर आए थे? हम लोग कुछ लोगों को लेकर आए थे, याद आ रहा है?
हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया जी निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाते हैं, कुछ लोगों को जो है कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं। तो किसी को अगर आप ज्वाइन करवा रहे हो तो कुछ तो लालच दोगे ना, क्या बना सकते हो अगले को, आप कुछ तो बनाओ। तो मंत्री तो आप बनाने से रहे, नए आदमी को तो क्या बनाओ। तो उस समय ये नया पद सर्जित किया गया। संसदीय सचिव जो है विधानसभा के कार्यों में मंत्री की सहायता के लिए रखे जाते हैं, जिन्हें आप मंत्री का दर्जा दे देते हो, बढ़िया गाड़ी दे देते हो, बढ़िया बंगला दे देते हो। तो उस समय जब ये किया गया तो लोगों को संतुष्ट करने के लिए, फोर्थ विधानसभा में याद रख लेना, लोगों को संतुष्ट करने के लिए फोर्थ विधानसभा में जब आपने समर्थन हासिल किया तो कुछ ना कुछ वादा तो किया होगा कि कुछ बनाएंगे। अब बनाने को मंत्री तो बनाया नहीं, क्या बनाएंगे, तो बावड़ा भी नहीं बना सकते, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो जब समर्थन हासिल किया तो उस समय एक नया पद सर्जित किया गया, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, जो कि दोस्तों जो है वो आपके मंत्री की सहायता के लिए होंगे। बस इन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, और मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा तो बढ़िया गाड़ी और बंगले सब मिल जाएंगे, ये भी राज्य ये भी राज्य, दोनों का काम बैठ गया। तो संसदीय सचिव पद किसने स्टार्ट किया राजस्थान में? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने किया, चौथी विधानसभा में किया। इनके विरुद्ध सबसे ज्यादा बार 6 बार जो है वो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वो बात अलग है कि पारित नहीं हुआ। तो भाई सबसे बड़ा कार्यकाल इनका है, तो हटाने के लिए प्रयास भी इन्हीं के लिए किया जाएगा। 6 बार अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ ही लाया गया। ये मुख्यमंत्री के पद के पश्चात तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इनके मंत्रिमंडल में पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को भी शामिल किया गया। 1962 में इन्हीं की सरकार ने संभागीय व्यवस्था भी समाप्त कर दिया। इन्हीं के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन भी लगा 44 दिन का। कितने दिन का दोस्तों आपके? 44 दिन का। और इन्हीं के टाइम पंचायती राज की जो है वो दोस्तों स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1959 को। और इन्हीं के टाइम इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी आपके यहाँ पे प्रारंभ हुई। इनसे ज्यादा और तो क्या ही याद रखोगे। हाँ, और एक दो बात बताऊं, इनके ब्याह की वो कभी और चर्चा करेंगे, वो कभी और चर्चा करेंगे। ये मोहनलाल जी, ये मैंने अब आप लोगों को आनंद तभी आएगा जब विधानसभा के साथ सीएम पढ़ेंगे, है ना। मुझे भी यही लगता है। पहले मैं विधानसभा अलग सीएम अलग पढ़ाता था, लेकिन रिदम नहीं बनता था, बिना मतलब का रिपीटिशन था। तो पिछले 2-3 बैच से मैंने दोनों को साथ ही पढ़ाया, इसलिए साथ पढ़ाया कि यार विधानसभा चल रही है, सीएम साथ में चल रहा है, याद भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है। चौथी विधानसभा तक आ गए, और चौथी विधानसभा तक आते आते क्रम सीक्वेंस बड़ा अच्छे से याद हो गया कि हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री के बाद में CS वेंकटाचार्य बने, फिर आपके जयनारायण व्यास बने, ये आपके जो है वो मनोनीत थे। उसके बाद में टीकाराम पालीवाल बने, टीकाराम पालीवाल के बाद में जयनारायण व्यास बने, जयनारायण व्यास के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया बने, वापस मोहनलाल सुखाड़िया बने, वापस मोहनलाल सुखाड़िया बने, प्रेसिडेंट रूल लगा, वापस मोहनलाल सुखाड़िया बने, त्यागपत्र दिया, बरकतुल्ला खान साहब बने। अब आपके चौथी विधानसभा क्या बने? बरकतुल्ला खान साहब बने। चौथी विधानसभा में क्या बने? बरकतुल्ला खान साहब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो बनते हैं, बरकतुल्ला खान साहब, याद रह जाएगा। अब दोस्तों 5वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं, और 5वीं विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो अब आपकी सीटें बढ़ जाती हैं, और सीटें बढ़कर दोस्तों जो है वो याद रखें कितनी हो जाती हैं। तो आपकी 5वीं विधानसभा तक तो सीटें जो 184 ही रहती, चौथी 5वीं में तो 184 सीटें थी, और पर कांग्रेस जो प्रचंड बहुमत लाती है, कांग्रेस क्या लाती है? एक एक विधानसभा और गिनाऊंगा, कहता हूँ मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, बस मैं तो तुम लोगों को बस मोटिवेट रखने का ही काम है, और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ा के जो है वो बढ़िया काम चल जाता। आज शाम को QRO एक्ट पढ़ने कौन कौन आ रहा है? हाँ, कल कुछ नए तरीके से पढ़ाया था ना एक्ट, वैसे ही पढ़ेंगे। 5वीं विधानसभा का चुनाव होता है, कांग्रेस 184 सीट में से 145 सीट जीतती है, जो कि अपने आप में प्रचंड बहुमत था। राजस्थान में सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी मान लो भले, अगर आप लोग मानो तो। इसके बाद में या तो वसुंधरा जी लाते हैं 163 सीट, इस जितनी सीट कभी नहीं है। बरकतुल्ला खान साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, बरकतुल्ला खान साहब सीएम बनते हैं, 145 सीट कांग्रेस जीतती है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी 11 पे आ जाती है। स्वतंत्र पार्टी क्या आ जाती है? 11 पे आ जाती है। 1972 से 77 वाला आप लोगों को याद रखना होगा। बरकतुल्ला खान साहब जो हैं वो दोस्तों याद रखें आपके सीएम बनते हैं, और बरकतुल्ला खान साहब सीएम तो बनते हैं,
और पांचवी विधानसभा में प्रचंड बहुमत भी मिलता है। और बरकतुल्ला खान साहब 15 मार्च 1972 को जो है वो आपके सीएम बनते हैं। तो बरकतुल्ला खान साहब के भी 2 कार्यकाल थे। एक चौथी विधानसभा के अंदर वो सीएम रहते हैं, एक चौथी विधानसभा में वो सीएम रहते हैं, और एक 5वीं विधानसभा में वो सीएम रहते हैं। तो मतलब 2 बार सीएम रहते हैं। कितनी बार? 2 बार जो है वो दोस्तों ये सीएम रहते हैं। इनके 2 कार्यकाल हैं, इनके 2 कार्यकाल हैं, और इनके 2 कार्यकाल हैं। तो उसके बाद में पद पे रहते इनका देहांत हो जाता है। कब हो जाता है? आकस्मिक निधन 25 अक्टूबर 1973 को इनका आकस्मिक निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? आकस्मिक निधन। पद पर रहते हुए देहांत वाले जो हैं वो दोस्तों कितने? आज तक आपके जो है वो जो एकमात्र सीएम है जिनका देहांत। अब देखो ये भी तभी क्रिस्टल क्लियर होता है जब आपको कुछ पता हो। नहीं, ये प्रश्न बहुत इजीली मतलब सही नहीं होता है, क्योंकि बरकतुल्ला खान के साथ सबको ये लगता है एक बार सीएम बने थे, एक बार सीएम। ना भाई साहब, याद रखना है चौथी विधानसभा में भी वो सीएम बनते हैं। चौथी विधानसभा के अंदर है वो सीएम बनते हैं, जुलाई के अंदर जो है वो सीएम बनते हैं, जुलाई 1971 में। फिर 5वीं विधानसभा की इलेक्शन होते हैं। तो 5वीं विधानसभा में वो जो है वो आपके जो है वो 1972 के अंदर जो है वो विधायक बनते हैं। और दोस्तों 73 में उनका देहांत होता है। तो आप क्या बता सकते हो? चौथी विधानसभा में थे और 5वीं विधानसभा में सीएम थे, और पद पर रहते हुए देहांत वाले, पद पर रहते हुए देहांत वाले जो आपके जो है वो सीएम यही थे, बरकतुल्ला खान साहब। अब दीपावली के दिन हरिदेव जोशी साहब जो हैं वो शपथ लेते हैं। दीपावली के दिन हरिदेव जोशी साहब शपथ लेते हैं। इतने शुभ दिन शपथ लेते हैं हरिदेव जोशी साहब, लेकिन कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हरिदेव जोशी साहब। हम बड़े डिटेल में हरिदेव जोशी साहब के बारे में पढ़ेंगे। कभी अपना कार्यकाल पूरा हरिदेव जोशी साहब जो है वो नहीं कर पाते हैं। अब देखेंगे इनके 3 कार्यकाल रहे थे। कितने कार्यकाल रहे थे दोस्तों? आपके 3 कार्यकाल इनके जो वो रहे, और तीनों कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाए। हरिदेव जोशी साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। हरिदेव जोशी साहब आपके यहाँ 3 बार जो है वो क्या रहे? 3 बार दोस्तों जो है वो मुख्यमंत्री रहे। तो ये हम देखेंगे 3 बार कब कब रहे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फरवरी 1977 में लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार जो है वो, केंद्र के अंदर जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। केंद्र में किसकी सरकार आ जाती है? जनता पार्टी की जो है वो सरकार आ जाती है। और जनता पार्टी की सरकार आते ही कांग्रेस की जो है वो सरकारों को सल्टाना स्टार्ट करती है, नहीं बर्खास्त कर देती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे यहाँ सेकंड प्रेसिडेंट रूल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 29 अप्रैल 1977 को लगता है। क्यों लगता है उसके बारे में समझे। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 1975 के बाद जो लोकसभा चुनाव होते हैं, और जो लोकसभा चुनाव होते हैं 1977 के, उसके अंदर कांग्रेस नहीं जीतती, जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है। और जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो मोरारजी देसाई साहब, कौन दोस्तों? आपके मोरारजी देसाई साहब आपके जो है प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बनते हैं। और उन्होंने दोस्तों अप्रैल के अंदर, ये घटनाक्रम 29 और 30 अप्रैल को होता है, 29 और 30 अप्रैल को होता है। 29 और 30 अप्रैल 2 दिन के अंदर जो है वो अप्रैल के अंदर एक साथ 8 सरकारों को बर्खास्त करते हैं। ये संवैधानिक तंत्र विफल है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, इलेक्शन करवाओ, इन सबको हटाओ। 8 राज्यों के अंदर एक साथ दोस्तों जनता पार्टी की सरकार जो है वो क्या लगाती है? 8 राज्यों के अंदर एक साथ जो है वो जनता पार्टी की सरकार जो है वो लगाती है। और क्या लगाती है दोस्तों? प्रेसिडेंट रूल लगाती है। और आपके जो है वो फिर बाद में वापस इलेक्शन करवाती। में कौन कौन राज्य थे? यूपी था, बिहार था, हरियाणा था, हिमाचल था, मध्य प्रदेश था, और दोस्तों उड़ीसा था, पंजाब और राजस्थान था। पंजाब और राजस्थान, तो हरियाणा पंजाब राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, यूपी बिहार एमपी हो गया, और उसके साथ साथ दोस्तों उड़ीसा हो गया। याद रखना, काम आए कहीं इंडियन पॉलिटी में काम आ जाए। ऐतिहासिक घटनाक्रम था। क्या क्या कारण क्या हुआ था उस समय कि आपकी 5वीं विधानसभा लगभग कंप्लीट ही थी। 5वीं विधानसभा के अंदर जो है वो राष्ट्रपति जो है वो शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ लगाने के बाद में जो वो नए इलेक्शन ही होते हैं। तो 5वीं विधानसभा की कहानी किस किस को क्लियर है कि सिर्फ 5वीं विधानसभा जो है उसके इलेक्शन होते हैं। और 5वीं विधानसभा
पांचवी विधानसभा जो है उसके इलेक्शन के अंदर 184 पे इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत। बरकतुल्ला खान साहब सीएम बनते हैं, लेकिन 1973 के अंदर जो है उनका जो है वो देहांत होने के बाद में हरिदेव जोशी साहब, कौन, हरिदेव जोशी साहब जो है वो दोस्तों आपके जो क्या बनते हैं, हरिदेव जोशी साहब जो है वो आपके सीएम बनते हैं। लेकिन 1977 के अंदर जनता पार्टी सरकार ने एक साथ जो है वो 29 और 30 अप्रैल को एक साथ जो है वो दोस्तों जो है वो 8 राज्य की सरकारों के अंदर बर्खास्त किया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। आगे की कहानी के लिए मिलिए कल सुबह 7 बजे, 7:05 में। आगे कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कल हम पढ़ेंगे कि कैसे हरिदेव जोशी साहब तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, क्या कारण होता है कि हरिदेव जोशी साहब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ कल हम ये भी पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने केवल और केवल कविता पे कमेंट किया और कहा कि मुझे इनकी कविताएं या मतलब समझ नहीं आती या इनकी कविताएं लोगों से संबंधित नहीं हैं, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। हम देखेंगे कि शिवचरण माथुर साहब भी अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाते। एक बार मान सिंह आपके जो है वो डीग हत्याकांड की वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। तो एक बार कांग्रेस 25 की 25 लोकसभा सीट हार जाती है तो उनके सर पे ठीकरा फोड़ा जाता है और वो जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। भैरव सिंह शेखावत जी के 3 कार्यकाल रहते हैं और तीनों कार्यकाल के अंदर वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे पहले वो जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, फिर बाद में वो जो है वो गठबंधन की सरकार बनाते हैं और 93 के अंदर वो कंप्लीट बीजेपी की सरकार बनाते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जो जनता पार्टी वर्चस्व में थी उसकी जगह बीजेपी ने कैसे ले ली और क्या हुआ कि जनता पार्टी जो है वो बीजेपी के रूप में बदल गई। जनता पार्टी के भी कई जो विभाजन हुए तो ये हम कल पढ़ेंगे। ये कल इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है कि आप ये भी पढ़ेंगे कि आपके सबसे कम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा साहब जो है वो क्यों सीएम बनते हैं और क्यों उनको भेजा जाता है। अब देवराला सतीकांड के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हरिदेव जोशी के ऊपर इतना दबाव था कि उन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो क्या देना पड़ा, उन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो त्यागपत्र देना पड़ा। हरिदेव जोशी साहब जो है उनके साथ जो है वो एक और भी चोट होती है। राजीव गांधी जी हमारे यहाँ घूमने आते हैं सरिस्का और रणथंभौर और वहाँ पर जो है वो दोस्तों हरिदेव जोशी साहब जो है वो नहीं जाते हैं, उससे भी नाराज़ थे। लेकिन वो कहानी भी हम पढ़ेंगे कि क्या नाराज़गी थी, क्या बात थी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दिवाली की तो दे दी, अब आगे नए साल की दिन क्या आज ही सुबह की क्लास में कमेंट सेक्शन इसी तरीके से बंद रहेंगे, तभी जाके आप 1.5-2 घंटा पढ़ पाएंगे। 2-3 विद्यार्थियों को मेरे नंबर दिए जाएंगे जिनका काम यही होगा कि मेरे को जो है वो अगर मैं नहीं उठूँ तो भी उठा देना। हो सकता है कि कभी क्लास 7 की बजाय 7:15 हो जाए, कभी 7:30 भी हो जाए, लेकिन क्लास ज़रूर होगी जब तक ये पॉलिटी अपन जो पूरी नहीं कर लेते। इंटरेस्टिंग है, मन बनाए रखें। अगर इसी स्पीड से पढ़ेंगे तो 7 दिन में हो जाएगा पूरा काम। रिवीजन करते रहें। पीडीएफ आपको पूरी पॉलिटी की शाम को मिल जाएगी। किताब ऑलमोस्ट तैयार है, जो प्रिंटिंग में आज शाम तक चली जाएगी। आपको निकट भविष्य में जो जल्द मिल जाएगी। यूआरओ की किताब भी ऑलमोस्ट तैयार है, वो भी आपको मिल जाएगी। पढ़ते रहें। शाम को राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करवा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के 8 टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ। पहले मैं वो आपको 8 पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम इंडियन इको चालू करेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ें। आपके ईयूआरओ पार्ट बी जो है वो मैं आज शाम 6:30 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहें, आज ऑफर का अंतिम दिन है। अपने साथ वालों को बताओ, खुद को भी बार बार याद दिलाओ कि भाई ईयूआरओ पार्ट बी का आज जो है वो अंतिम दिन है। ऑफर में ऑफर है, इससे ज़्यादा ऑफर नहीं हो सकता, तो आज आपका ये ऑफर चेंज हो जाएगा। इसलिए आज टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है यूआरओ की और उसमें जो ऑफर भी है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सबका शेड्यूल आपको जो आपके टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। बढ़िया तरीके से पढ़ें, टीचरों को ज़्यादा परेशान ना करें। आप एक सही प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लाइव क्लास मिलेगी और दमदार क्लासें मिलेंगी। हम जो है वो आरएस का सिलेबस लगभग जो है वो कवर कर लेंगे 15 से 31 दिसंबर के आसपास। और जो है वो आपका इस महीने आरएस के आपके सेक्शनल टेस्ट भी प्रारंभ हो जाएंगे। ईओआरओ का सिलेबस हम 15 जनवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पटवार वीडियो का सिलेबस जो है वो जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे आरएस के बाद में, तो उनका सिलेबस भी हम ट्राई करेंगे कि अपन लोग जो है मार्च तक कंप्लीट कर लें। बढ़िया जी लगा के पढ़ो, बढ़िया आनंद लो, अच्छे तरीके से पढ़ो और अपने साथ वालों को एटलीस्ट जो है वो आरएस बैच के बारे में और जो है यूआरओ बैच के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। मिलते हैं कल सुबह 7:05। कल मैं ट्राई करता हूँ 7 बजे क्लास चालू कर।
मज़ा आया तुम लोगों को? का फीडबैक आप शाम वाली क्लास में दें अगर आप लोगों को मज़ा आया तो। और आनंद आया तुम लोगों को? बस बढ़िया बात है, फिर क्या ही टेंशन लेना, बढ़िया तरीके से आनंद ले, इसी तरीके से पढ़ते रहें। ऑडियो वीडियो क्लियर तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की? बता देना भी। जाऊँ फिर मैं? 1 मिनट चैट खोलूँ तुम लोगों के लिए? हाँ ये लो भाई, चैट बॉक्स खोल दिया तुम लोगों के लिए, ये निकाल लो 2 मिनट। मज़ा आया बहुत सर, नो प्रॉब्लम, नाइस सेशन, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट क्लिक ऑल ओके। अपने साथ वालों को बताओगे तुम लोग आज जाके ऑफर का अंतिम दिन है? एटलीस्ट अपने साथ वालों को शेयर करें RS और URO का बैच। अब आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि सर आपके यहाँ बैच नहीं है URO पटवार का, अब बैच भी ये सब है, तो एटलीस्ट अपने साथ वालों को जो ज़रूर बताएं जितना हो सके। अच्छा लगा? तो अब अगली क्लास में पढ़ें, आपका शेड्यूल आपके पास है, बढ़िया तरीके बता दिए विकास, मार्च तक। ज्योग्राफी में भी सर ऐसे ही पढ़ाना, कमेंट में टाइम ज़्यादा मत लगाना, तो कमेंट कल शाम वाली क्लास में भी कमेंट बंद रहेंगे, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।